एपिसोड 611 टू 620। अध्याय 611। आखिरकार हम सब एक परिवार हैं, है ना? राजकुमारी सिडोनी हौंफ रही थीं, तभी एशे ने उनका सिर अपनी छाती पर टिका लिया। राजकुमारी के पाप के फिर से हावी हो जाने के कारण वे दोनों इस समय हजार जानवरों के क्षेत्र में थे। दुर्भाग्य से विलियम के बारे में कोई खबर नहीं थी कि वह कहाँ गया है। दोनों युवतियों ने बार बार विलियम को पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जल्द ही दोनों युवतियों को समझ आ गया कि टावर पर चढ़ते समय विलियम के साथ कुछ हुआ होगा। कोई विकल्प न होने के कारण एशे ने राजकुमारी सिडोनी की उमड़ती हुई दैवीय शक्ति को अपने शरीर में समाहित करने का दायित्व ग्रहण किया। विलियम के टावर जाने के बाद से ही उस अर्धएल्फ ने एशे को अपने इनक्यूबस जॉब क्लास का कार्यभार सौंप दिया था, ताकि यदि राजकुमारी सिडोनी की दैवीय शक्ति अनियंत्रित हो जाए और विलियम वहां मौजूद न हो तो वह स्थिति से निपट सके। स्वाभाविक रूप से जब ऐश ने मरमेड रूप धारण किया तो ये जॉब क्लास सुकुबस जॉब क्लास में बदल गई। हालांकि चूंकि यह एक अपूर्ण जॉब क्लास थी, इसलिए विलियम और ऐश के शरीर पर कोई सींग, पूंछ या पंख नहीं होंगे। फिर भी उनके पास मौजूद शक्ति इनक्यूबस और सक्कुबस जॉब क्लास के बुनियादी कार्यों को बिना किसी चूक के करने के लिए पर्याप्त थी। जैसे ही वासना की शक्ति ऐश की छाती पर लगे रत्न द्वारा अवशोषित हुई, सिडोनी की सांसें सुचारू हो गईं, लेकिन उसका चेहरा अभी भी पीला था। 1 घंटे बाद राजकुमारी ने आखिरकार अपने शरीर पर पूरी तरह से नियंत्रण हासिल कर लिया। धन्यवाद ऐश, राजकुमारी सिडोनी ने कमजोर स्वर में कहा। मुझे खुशी है कि तुम मेरी देखभाल करने के लिए यहाँ थे। मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है, ऐश ने जवाब दिया। जब आप स्पष्ट रूप से कष्ट झेल रहे हैं तो मैं आंखें कैसे बंद कर सकता हूं? एशे ने अपने अंदर समाहित शक्ति को शांत करते हुए गहरी सांस ली। एक देवत्व की शक्ति को नियंत्रित करना आसान नहीं था। केवल विलियम ही, जिसे सिस्टम की सहायता प्राप्त थी, इस शक्ति को भविष्य में उपयोग के लिए एक प्रकार की बैटरी की तरह अपने शरीर में आसानी से संग्रहित कर सकता था। एशे सबसे अलग थी। वह एक जलपरी थी और इस तरह की चीजों से निपटने में बिल्कुल नौसिखिया थी। उसकी विशेषज्ञता आत्माओं को वश में करने में थी, और वासना की शक्ति ऐसी शक्ति नहीं थी जिसे वह शुरुआत से ही आसानी से वश में कर सके। दोनों पसीने से तरबतर थे, इसलिए उन्होंने एक साथ नहाने का फैसला किया। नहाने के बाद वे वापस अपने बेडरूम में लौट आए। राजकुमारी सिडोनी जानती थी कि ऐश को अपनी अवशोषित शक्ति से निपटने में परेशानी हो रही है, इसलिए उसने उसकी मदद करने का फैसला किया। ऐश ने विरोध नहीं किया, क्योंकि जब भी राजकुमारी विलियम के साथ प्रेम करती थी, वह उनके साथ होती थी। इसी वजह से उन दोनों के बीच की दूरी लगभग खत्म हो चुकी थी। ये कुछ ऐसा था जिसे हाफ एल्फ ने बढ़ावा दिया था, क्योंकि उसे एक ही समय में 2 खूबसूरत लड़कियों के साथ प्रेम करना पसंद था। जल्द ही दोनों महिलाएं बिस्तर पर लेट गईं, क्योंकि राजकुमारी सिडोनी ने ऐश को राहत दिलाने में मदद की। यही एकमात्र उपाय था जिससे वह ये सुनिश्चित कर सकती थी कि उसकी सहेली वासना की शक्ति से अभिभूत न हो जाए। योजक चिन्ह। इसी बीच बेबीलोन के टावर में शिफॉन ने अपनी आंखें खोली और खुद को एक बहुत ही परिचित कमरे में पाया। ये वही जगह थी जहां वह कई साल पहले आई थी। एक ऐसी जगह जिससे उसे बेहद डर लगता था। अचानक कमरे का दरवाजा खुला और हरे बालों वाला एक सुंदर लड़का अंदर आया। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी, जिसे देखकर शिफॉन अनजाने में कांप उठी। सच तो यह है कि गुलाबी बालों वाली लड़की उस लड़के से बहुत डरती थी। उसकी सबसे बड़ी इच्छा यही थी कि उसे उससे दोबारा मिलने का मौका कभी न मिले। क्या हुआ, छोटी बहन? हरे बालों वाले लड़के ने पूछा। उसकी खून जैसी लाल आंखें शिफॉन को तिरस्कार भरी निगाहों से घूर रही थीं। क्या तुम्हें भूख लगी है? चिंता मत करो, मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां तुम पेट भर खा सकोगी। शिफॉन ने सिर हिलाते हुए अनजाने में एक कदम पीछे हटते हुए कहा, नहीं, मुझे भूख नहीं है। हरे बालों वाला लड़का हंसने से पहले 1 मिनट के लिए रुका। छोटी बहन, तुम्हें भूख कैसे नहीं लग रही? हरे बालों वाले लड़के ने चिढ़ाते हुए लहजे में पूछा। तुमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। बड़े भाई होने के नाते यह मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम्हें पेट भर खाना खिलाऊं। नहीं नहीं, मुझे सच में भूख नहीं है। बड़े भाई फेलिक्स, आपको मुझे कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है। ओह, क्या आपको वाकई भूख नहीं लग रही है? मुझे भूख नहीं है। जैसे उसके झूठ बोलने के प्रयास का मजाक उड़ाते हुए कमरे में गुड़गुड़ाहट की आवाज गूंजी। शिफॉन के पेट में भूख से गुड़गुड़ाहट की आवाज सुनकर फेलिक्स एक बार फिर हंस पड़ा। चलो चलते हैं। फेलिक्स ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि वह उसके साथ जाना चाहती है या नहीं। अब तुम्हारे खाने का समय हो गया है।
फेलिक्स शिफॉन का सौतेला भाई था। दोनों की माताएं अलग अलग थीं, लेकिन पिता एक ही थे। गुलाबी बालों वाली उस लड़की के कई भाई बहन भी थे। कुछ उससे बड़े थे, कुछ उससे छोटे, लेकिन शिफॉन के मामले में उन सभी का रवैया एक जैसा था। उन सभी ने उसके साथ कचरे जैसा व्यवहार किया। फेलिक्स शिफॉन को घसीटते हुए उस जंगल में ले गया जो उनके हवेली के ठीक बाहर था। यह एक विला था जिसका उपयोग उनका परिवार शिकार के मौसम में रहने के लिए करता था। स्वाभाविक रूप से जंगल पास ही था, इसलिए उन्हें शिकार करने के लिए दूर तक यात्रा करने की आवश्यकता नहीं थी। आधे घंटे बाद दोनों जंगल के अंदर एक छोटे से खुले मैदान में पहुंचे। वहां एक दर्जन से अधिक लड़के लड़कियां खुशी खुशी बातें कर रहे थे। मैं इसे अपने साथ लाया हूं, फेलिक्स ने शिफॉन को आगे धकेलते हुए घोषणा की। ये बहुत भूखी है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी हमारी बहन को जितना हो सके उतना खाना खिलाने में मदद करेंगे। आखिर हम सब एक परिवार हैं, है ना? लड़के और लड़कियां हंस पड़े और अपनी सहमति व्यक्त की। शिफॉन ने सिर झुकाते हुए अपनी मुट्ठी भींच ली। क्यों? ये सब क्यों हो रहा है? शिफॉन मन ही मन घबरा गई। अभी 1 मिनट पहले ही मैं बिग ब्रदर वाई के साथ थी। शिफॉन रुक गई। जो नाम वह बोलने वाली थी वह उसकी जबान पर अटक गया। उसने अपने बड़े भाई का नाम याद करने की कोशिश की, लेकिन हर बार कोशिश करने पर उसके दिमाग में बस एक धुंधली सी छवि उभरती थी। उसे बस उसके बालों और आंखों का रंग याद था। हालांकि ये दोनों चीजें भी धीरे धीरे धुंधली होती जा रही थीं। क्या हुआ? फेलिक्स ने शिफॉन के शरीर को एक बार फिर धक्का देते हुए पूछा। अचानक धक्का लगने से शिफॉन जमीन पर गिर गई। सामने का दृश्य देखकर उसके आसपास मौजूद सभी लोग हंस पड़े। उनकी हंसी ने उस याद को दबा दिया जिसे शिफॉन बड़ी मुश्किल से थामे रखना चाहती थी। एक ऐसी याद जिसे वह किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। सब लोग, हमारी बहन बहुत भूखी है। फेलिक्स ने शरारती मुस्कान के साथ हाथ उठाया। चलो शिफॉन पर अपना प्यार बरसाते हैं। ठीक है, मैंने इस दिन के लिए तैयारी कर ली है। मैं तो पास के छोटे से गांव में भी गया था, हमारी बहन को कुछ खाने को दिलाने में मदद करने के लिए। ओह, आपकी मेहरबानी। मुझे तो रसोई में बस कुछ सड़ा हुआ खाना मिला। मानो बाढ़ के द्वार खुल गए हों। शिफॉन के भाई बहनों ने अपने भंडारघर के छल्ले खोल दिए और पिछले 2 दिनों में इकट्ठा किए गए तरह तरह के कचरे से उसे सराबोर कर दिया। सड़े हुए अंडे, मछली की हड्डियां, मरे हुए चूहे, कीड़े मकोड़े, हड्डियां, मांस के टुकड़े, जंगल में मिले जानवरों के गोबर और कई अन्य चीजें जो घिनौनी और सामान्य दोनों थीं। गुलाबी बालों वाली लड़की सिर से पैर तक गंदगी से सनी हुई थी, लेकिन इससे उसे निराशा नहीं हुई। उसे बस उस क्षणभंगुर याद की चिंता थी जो धीरे धीरे और निश्चित रूप से उसकी पकड़ से फिसलती जा रही थी। अध्याय 612 भविष्य मेरा है। एक बूढ़ी औरत ने ऊपर आसमान में तैरते हुए एक बड़े लाल बुलबुले जैसी किसी चीज की ओर देखा। उस बुलबुले के अंदर 2 किशोर तैर रहे थे। बूढ़ी औरत के चेहरे पर एक घिनौनी मुस्कान थी जब उसने शिफॉन के दिल के ऊपर मंडराते लाल क्रिस्टल का रंग देखा। अभी इसके केंद्र में एक हल्की सी चमक दिखाई दे रही थी। यह इस बात का प्रमाण था कि शिफॉन का हृदय दानव धीरे धीरे उसके हृदय पर हावी हो रहा था। एक बार जब पूरा क्रिस्टल एक चमकदार रोशनी से भर जाएगा तो उसमें दरारें पड़नी शुरू हो जाएंगी। इसका अर्थ ये था कि उस व्यक्ति का हृदय उसके हृदय दानव के वश में आ गया था और अब अंतिम चरण के लिए तैयार था। 51वीं मंजिल पर शासन करने वाले संरक्षक को हृदय खाना पसंद था। उसे विशेष रूप से निर्दोष लोगों के हृदय पसंद थे क्योंकि उनका स्वाद बहुत ही समृद्ध और तीव्र होता था। हालांकि गार्जियन ने लोगों के दिलों को और भी खास बनाने का एक बेहतर तरीका खोज लिया था। एक बार जब वे अपने हॉट डेविल से हार जाते थे तो गार्जियन उस व्यक्ति की सबसे गहरी इच्छा पूरी कर देता था और उसकी ख्वाहिश को संतुष्ट कर देता था। इस तरह उनके पहले से ही स्वादिष्ट दिल और भी अधिक पौष्टिक हो जाएंगे और उन्हें खाने के बाद उसे और अधिक शक्ति मिलेगी। वे पहले से ही जानते थे कि शिफॉन एक शक्तिशाली दैवीय शक्ति की धारक है। हालांकि वे यह नहीं जानते थे कि ये दैवीय शक्ति क्या है, लेकिन उन्हें इसकी ज्यादा परवाह भी नहीं थी। वह इस अनमोल खजाने के साथ जन्म लेने वाली पहली व्यक्ति नहीं थी। कई अन्य लोग भी हृदय राक्षसों के वश में होकर गार्जियन के हाथों में आ गए थे। उनकी शक्तियां लंबे समय से उनके शरीर का हिस्सा बन चुकी थीं। बस एक और देवत्व और महामहिम इस मीनार में बंधे नियमों को तोड़ सकेंगे, बूढ़ी औरत ने कोमल स्वर में कहा। तुम्हें गर्व होना चाहिए, बालक। तुम्हारा हृदय एक ऐसे ईश्वर को जन्म देगा जो इस संसार पर राज करेगा। चिंता मत करो, अपनी अंतिम सांस लेने से पहले तुम्हारी सबसे गहरी इच्छा पूरी हो जाएगी। क्या मेरे प्रभु दयालु नहीं है? बुजुर्ग महिला खिलखिलाकर हंस पड़ी, फिर उसकी नजर विलियम पर पड़ी जो शिफॉन के ठीक बगल में तैर रहा था।
खैर, ये लड़का बुरा नहीं है, बूढ़ी औरत ने बुदबुदाते हुए कहा। मुझे लगता है मैं महामहिम से अनुरोध कर सकती हूँ कि वे 100 वर्षों से उनकी सेवा करने के पुरस्कार के रूप में आपको मुझे सौंप दें। उस बूढ़ी औरत ने अपने पीले दांत दिखाते हुए मुस्कुराया। यहाँ के सभी पुरुष उन घिनौने यारामा यहाँ वोस और कॉकेट्रेस में बदल गए हैं। इतने सालों से मैंने कोई सभ्य दिखने वाला युवक नहीं देखा है। जब तक हम टावर से बाहर नहीं निकल पाते तब तक आपको मुझे इसी से संतुष्ट रखना होगा। दोनों किशोर अपने आसपास हो रही घटनाओं से अनभिज्ञ थे। उनकी चेतनाएं इस समय 51वीं मंजिल के दूसरे परीक्षण में फंसी हुई थीं। सच तो यह है कि शैतान की मंजिल को पार न कर पाने का कारण संरक्षक ही था। उस तल के स्वामी देवता के रूप में कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। इसी कारण वे नियमों को अपनी इच्छा अनुसार बदल सकते थे और परीक्षा को उत्तीर्ण करना अत्यंत कठिन बना देते थे। यदि कोई परीक्षा उत्तीर्ण कर भी लेता तो भी उसे अगले तल पर जाने के लिए उनकी स्वीकृति आवश्यक होती थी। इसी वजह से कोई भी सफल नहीं हो पाया था। 51वीं मंजिल के रक्षक ने वर्जित कार्य किया था और अपनी मंजिल पर कदम रखने वाले खिलाड़ियों के दिल खा लिए थे। नियमानुसार गार्डियंस को अपने अपने तलों के परीक्षणों में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेना चाहिए। हालांकि तल का प्रशासक एक अपवाद था, क्योंकि वह एक अत्यंत दुष्ट प्राणी था। जिस क्षण वह शैतान के तल का संप्रभु बना, परिणाम पहले से ही तय हो चुका था। आकाश में ऊपर 2 आंखें गुलाबी बालों वाली लड़की को स्नेह से देख रही थीं, जिसका दिल दर्द और चिंता से चीख रहा था। लाल क्रिस्टल की चमक पल पल बढ़ती जा रही थी, लेकिन संरक्षक जानता था कि उसकी इच्छित हृदय के तैयार होने में अभी भी 3 दिन से लेकर 1 सप्ताह तक का समय लग सकता है। वह पहले ही 1000 साल से अधिक इंतजार कर चुका था, वह कुछ और दिन इंतजार कर सकता था। उसकी एकमात्र इच्छा शिफॉन के उस हृदय को भेदने की थी जिसमें दैवीयता का अंश समाहित था। पिछले 1000 वर्षों में उसने पहले ही 23 देवताओं को एकत्रित कर लिया था। उनमें से प्रत्येक ने उसे अपार शक्ति प्रदान की थी। अब जब एक और देवता उसके समक्ष प्रस्तुत किया गया तो उसे पूरा विश्वास था कि एक बार जब वह मीनार से बाहर निकलेगा तो कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। जहां तक लड़की के साथी की बात है, उसे विलियम के शरीर से कुछ भी महसूस नहीं हुआ था। उसके लिए विलियम महज एक साधारण आधा एल्फ था। यहां तक कि उसने पहले जो शक्ति दिखाई थी वह भी कोई खास बात नहीं थी। उसके सेवक ने पहले ही अनुरोध किया था कि उस अर्ध एल्फ को उसे सौंप दिया जाए। चूंकि ऐसा था, संरक्षक ने तुरंत सहमति दे दी और लाल बालों वाली किशोरी को इनाम के तौर पर उसे देने का वादा किया। उसे एक मामूली हाफ एल्फ की परवाह क्यों करनी चाहिए? उसे तो बस उस प्यारी गुलाबी बालों वाली लड़की की परवाह थी, जिस पर उसकी नजरें शुरू से ही टिकी हुई थीं। योजक चिन्ह। एक दिन बीत गया और राजकुमार जेसन अपने कमरे में जाग उठा। उसकी चोट पहले ही ठीक हो चुकी थी और उसके शरीर में जहर के कोई अन्य दुष्प्रभाव नहीं थे। वह अपने कमरे की बालकनी की ओर बढ़ा और दूर से उगते सूरज को निहारने लगा। आज क्वार्टर फाइनल का आखिरी दिन था। अगर वह आज अपना मुकाबला जीत जाता तो वह सेमीफाइनल में पहुंच जाता, जो उसके लक्ष्य को हासिल करने से बस एक कदम दूर होता। उसने अपने दाहिने हाथ में बंधे कंगन को सहलाया। ये वह वस्तु थी जो उसे भविष्यवक्ता ने दी थी। ये टूर्नामेंट में उसका तुरुप का पत्ता था। यदि संभव हो तो वह इसका उपयोग नहीं करना चाहता था और इसे अंतिम चरण में एक गुप्त हथियार के रूप में बचाकर रखना चाहता था। हालांकि अपने आखिरी युद्ध ने उन्हें यह एहसास दिलाया कि वे अपने विरोधियों को कम नहीं आंक सकते। अगर ओरेकल भी ग्रैंड एरिना में मौजूद न होता तो वे राक्षसी महाद्वीप के घातक विष के शिकार होकर मर जाते। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा सामना किससे होता है, राजकुमार जेसन ने बुदबुदाते हुए कहा। मैं इस टूर्नामेंट का चैंपियन बनूंगा। अकादमी से अचानक गायब हो चुके लाल बालों वाले किशोर को याद करके उसके चेहरे पर तिरस्कार का भाव आ गया। राजकुमार जेसन लंबे समय से विलियम के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ना चाहता था ताकि सबको दिखा सके कि विलियम कोई खास नहीं है। उसके मन में यही धारणा थी कि हाफ एल्फ ने युद्ध केवल एंडेड सेना की बदौलत ही जीता था। वह केवल इसलिए शक्तिशाली था क्योंकि उसके पास एक ऐसी क्षमता थी जो उसे रैंक में ऊपर चढ़ने और एक संत के समान शक्तिशाली बनने की अनुमति देती थी। राजकुमार जेसन का मानना था कि अब जब वे बराबरी पर हैं, तो वह ये साबित कर पाएगा कि वह एक बेहतर योद्धा है। वह ये साबित कर पाएगा कि वह एक बेहतर इंसान है, ऐसा व्यक्ति जिसकी ओर दूसरों को भय और सम्मान के साथ देखना चाहिए। वह धन दौलत और सुंदरता से घिरे रहने का हकदार था और दक्षिणी महाद्वीप की मोहक राजकुमारी को अपने बिस्तर पर लाने की योग्यता उसी में थी। उसने कसम खाई कि टूर्नामेंट जीतने के बाद वह अपना दावा पेश करेगा और अपनी चचेरी बहन को अपनी दुल्हन बनाएगा। भाग जाना तुम्हारी गलती है, हाफ एल्फ, राजकुमार जेसन मुस्कुराया।
फिर उसने अपना दाहिना हाथ ऐसे उठाया मानो पूरब में उगते सूरज को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। भविष्य मेरा है। अध्याय 613। मनुष्य वास्तव में घृणित है। जब सूर्य अपने चरम पर था तब क्रेटोर साम्राज्य के भव्य कोलिजियम ने अपने दरवाजे खोल दिए। क्वार्टर फाइनल के खत्म होने का बेसब्री से इंतजार करते हुए हजारों लोग अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए। सेमीफाइनल से पहले यह आखिरी पड़ाव होगा। जुआघर भी पूरी तरह से गुलजार थे और टूर्नामेंट में अपनी किस्मत आजमाने के इच्छुक लोगों से दांव ले रहे थे। उन्होंने प्रत्येक वर्ग के फाइनलिस्टों पर गौर किया और अपने निर्णयों के गुण दोषों का आकलन किया। अंत में शेष सभी प्रतियोगियों को युवा पीढ़ी में सबसे प्रतिभाशाली माना गया और किसी के लिए भी निर्णय लेना कठिन हो गया। स्वाभाविक रूप से क्रेटोर साम्राज्य अपने राजकुमार के प्रति थोड़ा पक्षपाती था। फिलहाल सभी की निगाहें राजकुमार जेसन पर टिकी थीं, जबकि कुछ लोगों ने खूबसूरत एल्फ पल मैकलीन पर अपनी आशाएं टिका रखी थीं। योजक चिन्ह कोष्ठक ए, प्रिंस जेसन, पल मैकलीन, ब्रैकेट बी, केनेथ जिन एशले, एलिजा ब्लैकथॉर्न, ब्रैकेट सी, एपहेमेरा फॉर्चूना, सिल्वानस राहल, ब्रैकेट डी, लिलिथ लिन, लूथर लूना। योजक चिन्ह राजकुमार जेसन अखाड़े में उतरे और अपनी मुट्ठी उठाए। क्रेट्रियनों की जयकार गड़गड़ाहट की तरह गूंज उठी, क्योंकि उन्होंने अपने साम्राज्य के बचे हुए प्रतिनिधि को अपना पूरा समर्थन दिया। लूना आत्मविश्वास से भरी मुस्कान के साथ अखाड़े में दाखिल हुई। भले ही वह दर्शकों की पसंदीदा न हो, लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। क्रेटोर साम्राज्य में आने का उसका मकसद विलियम को अपनी बहन को रिहा करने के लिए मजबूर करना था। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था कि हाफ एल्फ कहीं नजर नहीं आ रही थी, इसलिए उसकी शुरुआती योजना धरी की धरी रह गई। हालांकि वह अब भी टूर्नामेंट जीतना चाहती थी। सिल्वर मून महाद्वीप विश्व मंच पर अपनी प्रतिष्ठा वापस पाना चाहता था। एक एल्फ होने के नाते अपनी जाति को गौरव दिलाना उसका कर्तव्य था। वह क्रेटोर सम्राट से विलियम पर दबाव डालने के लिए कह सकती थी ताकि वह उसकी बहन को रिहा कर दे। इस तरह मानव साम्राज्य की उसकी यात्रा व्यर्थ नहीं जाती। रेफरी ने दोनों प्रतिभागियों की ओर देखा और सिर हिलाया। रेफरी ने कहा, आप दोनों को नियम पहले से ही पता है। क्या आप दोनों तैयार हैं? प्रिंस जेसन ने मैच की शुरुआत को रोकने के इशारे में अपना हाथ उठाया। क्यों न हम इस लड़ाई को और दिलचस्प बनाएं? राजकुमार जेसन ने मुस्कुराते हुए कहा। क्यों न हम दोनों शर्त लगा लें? अगर मैं जीत गया तो तुम? इसकी कोई जरूरत नहीं है, पल ने राजकुमार जेसन की बात काटते हुए कहा। मुझे आपकी शर्त में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि आपके पास मेरी विनती पूरी करने की शक्ति या अधिकार नहीं है। सुंदर एल्फ की बात सुनकर राजकुमार जेसन के चेहरे की मुस्कान फीकी पड़ गई। तुम मेरे ही साम्राज्य में मेरी शक्ति और अधिकार पर सवाल उठा रहे हो? राजकुमार जेसन ने व्यंग्य से पूछा। तुम्हारी हिम्मत तो देखो। अच्छा, तो फिर मुझे बताओ कि तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हें बता दूंगा कि मैं उसे पूरा कर सकता हूं या नहीं। पल ने राजकुमार जेसन के व्यंग्यपूर्ण अभिवादन का जवाब देने के बाद उसके प्रश्न का उत्तर दिया। विलियम वॉन आइंसेवर्थ ने मेरी बहन को बंदी बना लिया है, पल ने उत्तर दिया। क्या आपके पास उसे उसकी स्वतंत्रता वापस दिलाने की शक्ति और अधिकार है? राजकुमार जेसन ने अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखने के लिए अपनी पूरी इच्छाशक्ति का इस्तेमाल किया। वह जानता था कि विलियम अपने साथ दक्षिणी महाद्वीप में कई एल्फ्स को ले गया था। विलियम के साथ उसका रिश्ता तेल और पानी जैसा था। उस आधे एल्फ से कोई मदद मांगने का ख्याल ही उसे असहज कर देता था। तो क्या तुम ये कर सकती हो? पल एक कदम आगे बढ़ी। उसकी आवाज में उपहास और तिरस्कार भरा था। राजकुमार जेसन ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल कर सकता हूं। मैं इस साम्राज्य का राजकुमार हूं। ऐसी बहुत कम चीजें हैं जो मैं नहीं कर सकता। राजकुमार जेसन अपने लोगों के सामने अपमानित होना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसे साहसी और आत्मविश्वासी बनना ही था, क्योंकि पीछे हटने पर उसकी बदनामी निश्चित थी। हालांकि उसे पूरा यकीन था कि अगर वह विलियम से बात करेगा तो पल की बहन को रिहा नहीं करेगा। फिर भी उसने पल को सकारात्मक जवाब दिया। साम्राज्य लौटने के बाद ही वह हाफ एल्फ के बारे में चिंता करेगा। फिलहाल सम्राट को यह दिखाना अधिक महत्वपूर्ण था कि वह अपने प्रेम प्रतिद्वंद्वी से डरता नहीं है। सम्राट लियोनिडास के होठों के कोने थोड़े ऊपर उठे। कभी कभी झांसा देने की कला सीखना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह आपको बातचीत में लाभ दिला सकता है। दुर्भाग्यवश पल ने काटने की कोशिश नहीं की और केवल असहाय होकर अपना सिर हिलाया। जो पुरुष किसी दूसरे पुरुष की मंगेतर पर बुरी नजर रखता है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, पल ने धनुष उठाते हुए सोचा। इंसान सचमुच घिनौने होते हैं। ये देखकर कि एल्फ का उसकी शर्त स्वीकार करने का कोई इरादा नहीं था, राजकुमार जेसन ने अपनी तलवार निकाली और युद्ध के लिए तैयार हो गया।
रेफरी ने हाथ उठाने से पहले दोनों फाइटरों पर एक नजर डाली। झगड़ा करना। दोनों योद्धाओं ने तुरंत अपनी आभा और मंत्रों का उपयोग करके अपने शरीर को मजबूत किया, ठीक वैसे ही जैसे उसने राजकुमार मैक्सिमिलियन के खिलाफ लड़ाई के दौरान किया था। पल ने राजकुमार जेसन पर तीरों की बौछार करते हुए अखाड़े में इधर उधर छलांग लगाए। क्रेटोर साम्राज्य के राजकुमार ने शांत भाव से उसके हमलों को टाला और उनसे बचते हुए उसके करीब आते गए। अन्य राजकुमारों और राजकुमारियों के साथ युद्ध देख रहे राजकुमार मैक्सिमिलियन ने भौहें चढ़ाईं। ये वही तरीका था जो पल ने उनके खिलाफ इस्तेमाल किया था और उनकी दूरदृष्टि शक्ति पल की हर एक हरकत पर नजर रख रही थी। राजकुमार जेसन के सपने में अखाड़े में दोनों योद्धा कई बार भिड़ चुके थे, इससे पहले कि पल ने अपना तुरुप का पत्ता चलाया, जो अखाड़े के आधे हिस्से को नष्ट करने के लिए काफी था। इसी हमले के कारण राजकुमार मैक्सिमिलियन ने आत्मसमर्पण करने का फैसला किया। जैसे जैसे वह युद्ध को अपनी आंखों के सामने घटते हुए देखता रहा, वही दृश्य सच हो उठा जिसका उसे डर था। पल ने एक शक्तिशाली हमला कर दिया था जिससे राजकुमार जेसन के भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। राजकुमार मैक्सिमिलियन ने अपनी दूरदर्शिता की शक्ति बढ़ाई, लेकिन परिणाम ने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया। वह उस बिंदु से आगे नहीं देख पा रहे थे जब पल ने अपना हमला शुरू किया था। राजकुमार ने चाहे जितनी भी कोशिश की, वह युद्ध का परिणाम नहीं देख सका। ऐसा लग रहा था मानो कोई शक्ति उसकी भविष्य देखने की क्षमता को रोक रही हो। शुरू में राजकुमार जेसन इस क्षमता का उपयोग केवल अपने साथ घटित होने वाली घटनाओं के लिए ही कर सकता था, लेकिन यदि वह कीमत चुकाता तो वह थोड़े समय के लिए ही सही दूसरों का भविष्य भी देख पाता। मेरी यही सीमा है, राजकुमार मैक्सिमिलियन ने अपनी क्षमता का उपयोग बंद करते हुए आह भरी। उनके होठों के कोने से खून रिस रहा था, लेकिन उन्होंने जल्दी से उसे अपने रुमाल से पोंछ लिया। क्या हुआ चचेरी बहन? राजकुमारी वेनेसा ने पूछा। क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? राजकुमार मैक्सिमिलियन ने उसका हाथ थपथपाकर उसे आश्वस्त किया कि वह ठीक है। उसने अपना मुंह खोलने की हिम्मत नहीं की क्योंकि उसे अभी भी खून का स्वाद आ रहा था। अगर उसकी चचेरी बहन ये देख लेती तो वह घबरा सकती थी, इसलिए उसने ऐसा व्यवहार करने का फैसला किया जैसे कुछ हुआ ही न हो और अपना ध्यान अखाड़े में चल रहे युद्ध पर केंद्रित कर लिया। राजकुमारी वेनेसा ने भौहें चढ़ाईं, लेकिन कुछ नहीं कहा। उन्होंने एक बार फिर अखाड़े की ओर देखा, जहां उनका प्रियतम उस खूबसूरत परी के साथ भीषण लड़ाई लड़ रहा था, जो एक शरारती टिड्डे की तरह अखाड़े में उछल कूद कर रही थी। कुछ ही सेकंड बाद राजकुमार मैक्सिमिलियन ने अपनी क्षमता का उपयोग करके जो दृश्य देखा था वह सच हो गया। पल हवा में ऊंची छलांग लगाती है और उसके धनुष पर लगा तीर तेजी से चमकने लगता है। हे संसार में स्वतंत्र रूप से उड़ने वाली वायु, अपने मार्ग में आने वालों को नष्ट कर दे। पल ने अपने हाथ में मौजूद तीर छोड़ते हुए चिल्लाकर कहा। एरो एनहिलेशन। अध्याय 614। मैं तुम्हें मुक्त करूंगा। आकाश से हवा का एक शक्तिशाली झोंका नीचे आया। राजकुमार जेसन की छठी इंद्री उसे हर कीमत पर इससे बचने की चेतावनी दे रही थी। हालांकि वह कहीं भी जाता, हमले की चपेट में आ ही जाता। राजकुमार जानता था कि अब जीवन और मृत्यु का क्षण है, इसलिए उसने अपनी कलाई पर बंधे कंगन को सक्रिय करने का फैसला किया। एक जोरदार धमाके से अखाड़ा हिल गया। धूल का एक बादल आसमान में उठ खड़ा हुआ, जिससे पल के शक्तिशाली हमले का परिणाम किसी को भी दिखाई नहीं दिया। अपने अपने स्थानों पर बैठे सम्राटों, राजाओं और कुलपतियों ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। महारानी एंड्रास्ते ने अपने विचार व्यक्त करने से पहले अपना सिर हिलाया। महारानी एंड्रास्ते ने कहा, शायद हमें नियमों में ये जोर देना चाहिए था कि इस तरह की कलाकृतियों को टूर्नामेंट में अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसे धोखाधड़ी माना जाएगा। अन्य शासकों ने सहमति में सिर हिलाया और फिर आयोजन की मेजबानी कर रहे सम्राट की ओर देखा। महारानी लियोनिडास का चेहरा शांत था जब उन्होंने अखाड़े की ओर देखा। हम इसे बाद में नियम में जोड़ सकते हैं, अभी तो कुछ भी बदलने में बहुत देर हो चुकी है। महारानी एंड्रास्टेड ने सिर हिलाया। वह उन लोगों में से एक थी जिन्होंने टूर्नामेंट के नियम बनाए थे। उनमें से किसी ने भी ऐसी कलाकृतियों के इस्तेमाल की कल्पना नहीं की थी, इसलिए इसे नियम पुस्तिका में शामिल नहीं किया गया था। अन्य सम्राटों ने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे। यह एक ऐसी खामी थी जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। टूर्नामेंट के मेजबान होने के नाते सम्राट लियोनिडास ने नियमों के निर्माण में हस्तक्षेप न करने की नीति अपनाई थी। इसका मतलब ये था कि वे निर्दोष थे और वर्तमान परिस्थिति के लिए उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता था। दानव सेनापति ज़ेओल ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए गुस्से से नाक सिकुड़ी। मन ही मन वह निराश था क्योंकि राजकुमार जेसन की मृत्यु नहीं हुई थी। अब जब राजकुमार ने अपना तुरुप का पत्ता खेल दिया था,
तो मुकाबले का नतीजा तय हो चुका था। एक शक्तिशाली आभा ने अखाड़े से धूल के बादल को तितर-बितर कर दिया। जैसा कि राजकुमार मैक्सिमिलियन ने भविष्यवाणी की थी, अखाड़े का आधा हिस्सा नष्ट हो गया। लेकिन एक चीज ऐसी थी जिसकी वह भविष्यवाणी नहीं कर पाए थे। अखाड़े के तबाह हिस्से में राजकुमार जेसन खड़ा था। उसने गहरे लाल रंग का कवच पहन रखा था जो पल के विनाशकारी हमले को झेलने के लिए काफी मजबूत था। घिनौने राजकुमार, पल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तो इसलिए तुम मुझसे शर्त लगाना चाहते थे? विलियम नाम के उस बदमाश के मुकाबले तुम कचरे के टुकड़े से ज्यादा कुछ नहीं हो। राजकुमार जेसन को अपने शरीर में शक्ति का तीव्र प्रवाह महसूस हो रहा था और उन्होंने इस सुखद अनुभूति का आनंद लेने का निर्णय लिया। हालांकि उनके प्रतिद्वंद्वी ने कुछ ऐसा कह दिया जो उन्हें पसंद नहीं आया और इससे उनका मूड खराब हो गया। उन्हें सबसे ज्यादा नफरत विलियम से अपनी तुलना किए जाने से थी। उसके लिए वह अर्धएल्फ एक ऐसी चुभन थी जो लाख कोशिश करने पर भी दूर नहीं होती थी। अब जब उसे कूड़े का टुकड़ा कहा जा रहा था, तो उसने उस खूबसूरत एल्फ पर जरा भी दया दिखाने का इरादा नहीं किया था, जिसे वह सबके सामने अपमानित करने की योजना बना रहा था। राजकुमार जेसन ने एक कदम आगे बढ़ाया और पल भर में पल से 2 मीटर की दूरी पर प्रकट हो गया। सुंदर परी ने दांत पीसते हुए पीछे हटने की कोशिश की। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था कि राजकुमार का हाथ पहले उसकी बांह पकड़ने में कामयाब हो गया, जिससे वह कूदकर भागने में असमर्थ रही। तेज चटकने की आवाज के साथ पल की बांह की हड्डियां टूट गईं। एल्फ ने चीखने से खुद को रोकने के लिए अपने होंठ काट लिए। अपने चेहरे को ढकने वाले गहरे लाल रंग के हेलमेट के पीछे राजकुमार जेसन व्यंग्य कर रहा था। अरे कुतिया, मैं तुम्हें ये जरूर समझाऊंगा कि उस आधे एल्फ कमीने से मेरी तुलना करने पर तुम्हें पछतावा होगा। राजकुमार जेसन ने पल के पेट में घूंसा मारकर उसे अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर करने के इरादे से अपना हाथ पीछे खींच लिया। हालांकि इससे पहले कि वह अपनी योजना को अंजाम दे पाता, किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे उस खूबसूरत एल्फ को मुक्का मारने से रोक दिया। बस इतना ही काफी है, महाराज, एवेक्सियस ने मुस्कुराते हुए कहा। ये राउंड आपका है। राजकुमार जेसन को समझ नहीं आ रहा था कि एवेक्सियस ने उसे एल्फ लड़की को सबक सिखाने से क्यों रोका। हालांकि क्रेटोर साम्राज्य के ग्रैंड आर्कमेज की नजरें उसे यह एहसास दिला रही थी कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। इसी वजह से उसने स्थिति को बेहतर ढंग से समझने के लिए उनके साथ चलने का फैसला किया। राजकुमार ने क्रेटोर साम्राज्य के सम्राट की ओर देखा। वह जानना चाहता था कि उसके मैच के बीच में किसी ने दखल क्यों दिया। सम्राट लियोनिडास ने उसे घूरकर देखा। उनका चेहरा शांत था, मानो दुनिया में कोई भी चीज उन्हें विचलित न कर सके। लेकिन यही भाव राजकुमार जेसन को यह बताने के लिए काफी था कि वह अब अपने प्रतिद्वंद्वी का कुछ नहीं कर सकता, जिसकी बांह का इलाज इस समय क्रेटोर साम्राज्य के चिकित्सक कर रहे थे। चलिए महाराज, एवेक्सियस ने टिप्पणी की। बाकी मैच अभी होने बाकी हैं। फिलहाल सारी सुर्खियां हम पर टिकी हैं। राजकुमार जेसन ने पीछे मुड़कर अखाड़े के निकास द्वार की ओर चलते हुए एक गहरी सांस ली। उसके शरीर को ढांकने वाला लाल कवच गायब हो गया और एक बार फिर उसकी दाहिनी कलाई पर लटकते कंगन में बदल गया। इस मुकाबले का विजेता राजकुमार जेसन है, रेफरी ने घोषणा की। हालांकि अखाड़े के अंदर क्या हुआ, इस बारे में दर्शक असमंजस में थे, फिर भी उन्होंने राजकुमार जेसन की जीत और सेमीफाइनल में पहुंचने पर तालियां बजाईं। केवल कुलीन योद्धा ही इस बात से अवगत थे कि क्या हुआ था, और उन्हें लगा कि राजकुमार ने अनुचित तरीके से जीत हासिल की है। फिर भी वे इस बारे में चुप रहे। टूर्नामेंट जीतने के लिए छल कपट का इस्तेमाल करने पर राजकुमार को डांटना उनका काम नहीं था। उन्हें बस उस खूबसूरत एल्फ पर तरस आ रहा था जिसे अखाड़े से बाहर ले जाया जा रहा था। पल ने केनेथ को अपने से कुछ ही दूरी पर खड़े देखा और उसकी ओर चलने का फैसला किया। वह उसके पास से गुजरी, लेकिन इससे पहले उसने कुछ ऐसा कहा जिसे केवल चांदी जैसे बालों वाला किशोर लड़का ही सुन सका। बाकी सब मैं तुम पर छोड़ती हूं, पल ने केनेथ के पास से गुजरते हुए कहा। हमारी दौड़ के लिए जीत हासिल करो। हमारे लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो भी आवश्यक हो वो करो। केनेथ ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वह अखाड़े की ओर चल पड़ा क्योंकि अब उसकी बारी थी लड़ने की। आराम करने की जगह की ओर जाने से पहले पल ने जटिल भावनाओं के साथ उसकी पीठ की ओर देखा। हालांकि वह हार गई थी, लेकिन उसने टूर्नामेंट को अंत तक देखने का इरादा किया था। केनेथ एल्फ जाति की एकमात्र बची हुई उम्मीदवार थी। मूल रूप से वह टूर्नामेंट की चैंपियन बनना चाहती थी। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था कि राजकुमार ने बेशर्मी से एक कलाकृति का उपयोग करके अपनी सुरक्षा को अत्यधिक बढ़ा दिया और नश्वर लोक में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर लिया, जिससे उसका ये सपना चकनाचूर हो गया। पल निराश थी, लेकिन वह समझती थी कि क्रेटोर साम्राज्य में वह कोई हलचल नहीं मचा सकती।
उसके पास इंतजार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। केनेथ की जीत का इंतजार करो और संत के पुत्र के लौटने का इंतजार करो। जब पल इन बातों पर विचार कर रही थी, तभी एक कोमल लेकिन दृढ़ आवाज उसके संवेदनशील कानों तक पहुंची। चिंता मत करो, मैं जीतूंगा। केनेथ दृढ़ निश्चय के साथ अखाड़े में दाखिल हुआ। उसने कसम खाई कि वह राजकुमारी सिडोनी की विलियम से सगाई तोड़ देगा और वह इसे हर हाल में अंजाम देगा। चिंता मत करो, विल, केनेथ ने अपनी म्यान से छोटी तलवार निकालते हुए सोचा। मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। अध्याय 615, एक अतीत जिसे पीछे छोड़ दिया गया। शिफॉन अपने थके हारे शरीर को घसीटते हुए विला के पास एक छोटे से घर तक ले गई। उसके कपड़े पूरी तरह से गंदे थे और उसका शरीर गीला और चिपचिपा महसूस हो रहा था। जैसे ही वह बैठक कक्ष पार कर रही थी, उसे हल्की खांसी की आवाज सुनाई दी। शिफॉन, तुम वापस आ गई, गुलाबी बालों वाली एक छोटी और सुंदर महिला शिफॉन की ओर बढ़ते हुए बोली। उसकी नजर अपनी बेटी पर पड़ी और उसे देखकर उसका दिल दुख से भर गया। चलो पहले बाथरूम चलते हैं। मैंने भी अभी तक स्नान नहीं किया है, चलो साथ में स्नान करते हैं। वाक्य पूरा करने के बाद महिला को फिर खांसी आ गई। स्पष्ट रूप से उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन अपनी बेटी को उस हालत में देखकर उसे अपनी बीमारी से भी ज्यादा दुख हुआ। मम्मी, शिफॉन ने हाथ बढ़ाकर अपनी मां को गले लगा लिया। कुछ ही पलों में वह फूट फूट कर रोने लगी। ऐसा लग रहा था मानो वह अपने सारे दुख उस इकलौते इंसान के सामने बयां कर रही हो जो सचमुच उसकी परवाह करता था। शिफॉन की मां अप्रैल ने भी उसे गले लगा लिया। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि उसकी बेटी गंदी है। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि उसकी बेटी से बदबू आती है। उसे बस इस बात की चिंता थी कि उसकी प्यारी बच्ची दर्द में है और एक मां होने के नाते वह उसकी वर्तमान स्थिति की परवाह किए बिना उसके साथ रहेगी। कुछ मिनटों बाद शिफॉन आखिरकार शांत हो गई। उसने अपनी मां को बाथरूम ले जाने दिया और उसने उसे साफ सुथरा किया। अप्रैल ने एक छोटी बाल्टी से अपनी बेटी के सिर पर पानी डाला। उसके बाद उसने साबुन और पानी से उसे सिर से पैर तक साफ किया। ऐसा करते समय उसे बीच बीच में खांसी आती थी, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। शिफॉन के शरीर के हर कोने को अच्छी तरह साफ करने के बाद उसने उसे पानी से धोया। मां, मुझे भी आपकी मदद करने दीजिए, शिफॉन ने कहा। अप्रैल ने सिर हिलाया। तुम मेरी पीठ धो दो, बाकी मैं खुद कर लूंगी। शिफॉन ने साबुन को अपने हाथ में मजबूती से पकड़ रखा था और अपनी मां की पीठ साफ करने में उनकी मदद कर रही थी। दोनों ने बाथरूम में काफी समय बिताया, जिसके बाद वे अपने शरीर पर तौलिए लपेटे हुए बाहर निकले। शिफॉन गुनगुना रही थी जब उसकी मां हाथ के तौलिए से उसके बाल सुखाने में मदद कर रही थी। शिफॉन, तुम जल्द ही 12 साल की होने वाली हो, अप्रैल ने कहा। कुछ और साल और तुम शादी करने लायक हो जाओगी। काश मैं वो दिन देख पाती। ये शब्द कहने के बाद अप्रैल को खांसी का दौरा पड़ा, जिससे शिफॉन घबरा गई। गुलाबी बालों वाली लड़की ने तुरंत अपनी मां की पीठ को सहलाने में मदद की ताकि उन्हें आराम मिल सके। जब अप्रैल की खांसी ठीक हो गई तो शिफॉन उसके बगल में बैठ गई। वह अब भी अपनी मां के बारे में चिंतित थी, लेकिन उसकी मां ने उसे गले लगाया और उसके माथे पर चुंबन किया। मैं ठीक हूं, मेरे बारे में चिंता मत करो, अप्रैल ने उसे आश्वस्त किया। शिफॉन को अभी भी अपनी मां की चिंता थी, लेकिन चूंकि अप्रैल ने कहा कि वह ठीक है, इसलिए उसने उसकी बात पर विश्वास करने का फैसला किया। मां, शादी करने लायक उम्र का क्या मतलब है? शादी क्या होती है? शिफॉन ने पूछा। अप्रैल ने अपने माथे पर हल्के से थपथपाया, क्योंकि वह भूल गई थी कि शिफॉन अभी शादी का मतलब समझने के लिए बहुत छोटी है। अंत में उसने फैसला किया कि वह शिफॉन को ये बात ठीक से समझाएगी, बजाय इसके कि वह इसे अपने सौतेले भाइयों और बहनों पर छोड़ दे, जिनका एकमात्र उद्देश्य शिफॉन को दुख देना था। विवाह एक ऐसा समारोह है जिसमें आप अपने प्रियजन से प्रतिज्ञा करते हैं। एक बार यह हो जाने के बाद आप दोनों जीवन भर के लिए साथी बन जाते हैं। अप्रैल ने दूर देखते हुए आह भरी, मानो वह अतीत की किसी याद में खोई हुई थी। एक ऐसा अतीत जहां उसे लगा था कि उसे अपना सच्चा प्यार मिल गया है। एक ऐसा प्यार जो उसे दुनिया की सबसे खुश बौनी बना देता। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें कोई ऐसा मिलेगा जो तुमसे सच्चा प्यार करेगा, अप्रैल ने शिफॉन के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। कोई ऐसा जो सुख दुख में तुम्हारा साथ कभी न छोड़े। शिफॉन को अप्रैल की बात कुछ कुछ समझ आ रही थी, हालांकि वह अभी इतनी छोटी थी कि पूरी तरह समझ नहीं पा रही थी। मम्मी, क्या पापा और आपने शादी कर ली थी? शिफॉन ने पूछा। अप्रैल का शरीर अकड़ गया और उसे फिर से खांसी का दौरा पड़ गया। शिफॉन ने जल्दी से अपनी मां की पीठ पर एक बार फिर थपथपाया ताकि उन्हें थोड़ी राहत मिल सके। कुछ मिनटों बाद अप्रैल ने आह भरी और शिफॉन को गले लगा लिया।
तुम्हारे पिता और मैंने शादी नहीं की, अप्रैल ने जवाब दिया। उन्होंने राजनीतिक कारणों से मुझसे शादी न करने का फैसला किया। तुम्हें इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। भले ही मैंने तुम्हारे पिता से शादी नहीं की, लेकिन तुम्हें जन्म देकर मैं बहुत खुश हूं। मेरे लिए तुम अनमोल हो, इस दुनिया में मेरी इकलौती संतान। अप्रैल ने शिफॉन को और कसकर गले लगाया, जिससे शिफॉन को अंदर से गर्माहट और खुशी का एहसास हुआ। अप्रैल को समाज से बहिष्कृत माना जाता था, इसलिए वह अपनी मां से अक्सर नहीं मिल पाती थी। पहले तो शिफॉन को घर के दरवाजे पर तैनात पहरेदार से अपनी मां से मिलने की अनुमति देने के लिए गिड़गिड़ाना पड़ता था। घृणा के मारे गार्ड ने उसे अंदर जाने दिया ताकि उसकी बदबू दूर हो जाए। शिफॉन को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी मां के साथ क्यों नहीं रह सकती, लेकिन अप्रैल ने कहा कि अगर शिफॉन समय समय पर उससे मिलने आती है तो वह पहले से ही खुश है। गुलाबी बालों वाली छोटी बच्ची अगले दिन तक अपनी मां के साथ ही रही। सच तो यह है कि वह विला वापस नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि उसे डर था कि उसके सौतेले भाई बहन उसे फिर से तंग करेंगे। उसके पिता की कई पत्नियां थीं और उन सभी ने शिफॉन के साथ तिरस्कारपूर्ण व्यवहार किया। अपनी मां की तरह शिफॉन को भी समाज से बहिष्कृत माना जाता था। एक ऐसी विचित्र रचना जिसमें एक घिनौनी दैवीय शक्ति थी जो उसे कुछ भी खाने की अनुमति देती थी। गुलाबी बालों वाली लड़की के पिता ने शिफॉन और उसकी मां पर अपनी पत्नियों, बेटों और बेटियों द्वारा किए गए उत्पीड़न को अनसुना कर दिया। अगर अतीत में अप्रैल और उनके बीच कभी कोई प्रेम था भी, तो वह प्रेम अब पूरी तरह से लुप्त हो चुका था। अंत में केवल निराशा और अफसोस ही शेष रह गया। अप्रैल के बेटे को जन्म न देने से निराशा हुई। मुझे इस बात का अफसोस है कि अप्रैल अपनी बीमारी के कारण दूसरे बच्चे को जन्म नहीं दे सकी। उनके पिता की नज़रों में वे महज अतीत का बोझ थे, एक ऐसा अतीत जिसे वह बहुत पहले ही पीछे छोड़ चुका था। अध्याय 616, एक माँ की अंतिम इच्छा, भाग 1। विला के बगल में स्थित बगीचे में सुंदर महिलाओं का एक समूह बातें कर रहा था। वे शिफॉन के पिता की अन्य पत्नियां थीं और वे राक्षसी महाद्वीप की विभिन्न बातों पर चर्चा कर रही थीं। कुछ देर बाद उन्होंने शिफॉन को उस छोटे से घर से विला की ओर वापस आते देखा जहां उसकी मां रहती थी। एक महिला ने घृणा से जीभ चटकाते हुए कहा, मुझे अब भी समझ नहीं आता कि हमारा पति उस औरत को अपने पास क्यों रखता है। उसे रेगिस्तान में फेंक देना चाहिए और उसे अपने हाल पर छोड़ देना चाहिए। उसके आसपास की अन्य महिलाएं खिलखिलाकर हंस पड़ीं और सहमति में सिर हिलाया। वे सभी एक दूसरे की प्रतिद्वंदी थीं, लेकिन शिफॉन की मां एक ऐसी कांटा थी जिससे वे पिछले कुछ वर्षों से छुटकारा पाना चाहती थीं। अप्रैल उनके पति की पहली प्रेमिका थी। अगर वह उससे शादी कर लेता तो वह मुख्य पत्नी और उन सब में पहली बन जाती। सौभाग्य से राक्षसी परिषद ने उसके इस विचार का विरोध किया, इसलिए शिफॉन की मां को कोई कुलीन उपाधि नहीं मिली। वे सभी इस व्यवस्था से बहुत खुश थीं, लेकिन मन ही मन उन्हें अब भी इस बात की चिंता सता रही थी कि उनका पति अप्रैल के प्रति अपने पुराने प्यार को फिर से जगा देगा और उसे अपनी कानूनी पत्नियों में से एक बना लेगा। योजना बनते ही दोनों महिलाओं ने एक दूसरे को देखकर सहमति जताई। उनके पति और शिफॉन के पिता लुसिएल अपने साथियों के साथ शिकार पर गए हुए थे। विला में केवल उनके गार्ड ही मौजूद थे। अगर उन्हें अप्रैल पर हमला करना था तो अब बिल्कुल सही मौका था। हालांकि उन्हें ऐसा करने के लिए एक ठोस बहाने की जरूरत थी। उन्होंने यह बात खुलकर नहीं कही, लेकिन उन्हें डर था कि अगर लुसिएल की अनुपस्थिति में उन्होंने अप्रैल के साथ कुछ गलत किया तो वह नाराज हो जाएगा। ल्यूसिएल की पहली कानूनी रूप से विवाहित पत्नी नताशा ने अपनी आंखें सिकुड़ी। वह दानव महाद्वीप के उन ड्यूकों में से एक की बेटी थी जिन्होंने ल्यूसिएल के शासन का समर्थन किया था। इसी कारण उसकी पत्नियों में उसका अधिकार सर्वोच्च था और सभी बिना किसी चूक के उसके आदेशों का पालन करते थे। हमारे पति 3 दिन और नहीं लौटेंगे, नताशा ने कहा। अगर आप में से कोई अप्रैल से निपटने के लिए कोई अच्छा सुझाव दे सकता है तो मैं सुनने को तैयार हूं। जाहिर है, योजना लागू होने के बाद आप सभी को उसमें भाग लेना होगा। बिल्कुल बड़ी बहन, हम आपको पूरा समर्थन देंगे। जब तक हम अप्रैल महीने को कष्ट पहुंचा सकते हैं, मैं सहयोग करने को तैयार हूं। अन्य महिलाओं ने भी अपनी सहमति व्यक्त की। हालांकि वे आपस में अच्छे संबंध नहीं रखती थीं, फिर भी अप्रैल के प्रति उनकी घृणा एकमत थी। वे अब भी मानती थीं कि उनके पति की प्रेमिकाओं में से एक बौनी महिला का होना उनकी प्रतिष्ठा पर धब्बा है। मैंने एक बढ़िया योजना सोची है, एक महिला ने मुस्कुराते हुए कहा। हम माँ और बेटी दोनों को एक साथ दंडित कर सकेंगे। ओह, तो फिर हमें सुनाए। आगे बढ़ो, हमें आधर में मत छोड़ो। नताशा ने अपने लंबे हल्के हरे बालों को हल्के हाथों से सहलाया, फिर अपने साथी को इशारा किया कि वह उन्हें अपनी योजना बताए।
अगर यह वाकई उतनी ही अच्छी थी जितनी वह दावा कर रही थी, तो वे निश्चित रूप से इस पर अमल करेंगे। जब महिलाएं बातें कर रही थीं, तभी उनके सिर के ऊपर से कोई उनकी बातचीत सुन रहा था। विलियम की चेतना किसी तरह शिफॉन की चेतना के साथ विलीन हो गई थी। उसने देखा था कि शिफॉन के सौतेले भाई बहन उसके साथ कैसा व्यवहार करते थे। उसने अप्रैल को देखा था और यह भी कि वह अपनी बेटी से कितना प्यार करती थी। उसने सुना था कि शिफॉन की सौतेली माताओं ने माँ बेटी की जोड़ी को परेशान करने की योजना बनाई थी। विलियम गुस्से से दांत पीसने लगा और उसकी मुट्ठियां भींच गईं। हालांकि वह कुछ भी करने में असमर्थ था। ऐसा लग रहा था मानो वह एक दर्शक बनकर फिल्म देख रहा हो। चाहे वह कुछ भी कर ले, कुछ नहीं हो रहा था। वह ऑप्टिमस से संपर्क नहीं कर पा रहा था, अपनी क्षमताओं का उपयोग नहीं कर पा रहा था, और शिफॉन से बात भी नहीं कर पा रहा था। कई कोशिशों के बाद विलियम ने हार मान ली और शिफॉन के बचपन को देखने लगा। विलियम ने शिफॉन के पिता और सौतेली माँ के नाम याद रखने का पूरा ध्यान रखा। उसने कसम खाई कि जब वह राक्षसी महाद्वीप जाएगा तो उन सबको खरी खोटी सुनाएगा। अगले दिन शिफॉन को उसके सौतेले भाई बहनों ने डॉजबॉल खेलने के लिए बगीचे में घसीट लिया। जाहिर है यह कोई साधारण खेल नहीं था, क्योंकि वे एक विशेष कलाकृति का उपयोग कर रहे थे जो नताशा ने चुपके से अपने बेटे फेलिक्स को दी थी। बच्चों को दो टीमों में बांटा गया और खेल की शुरुआत तब हुई जब फेलिक्स ने शिफॉन की टीम पर गेंद फेंकी और उन्हें एक एक करके खेल से बाहर कर दिया। बेशक शुरुआत में उनका लक्ष्य शिफॉन नहीं था। उन्होंने उसे आखिर के लिए बचाकर रखा था, क्योंकि बच्चों को उनकी माताओं ने एक दिन पहले बनाई गई योजना के बारे में चुपके से बता दिया था। अंत में उसकी टीम में केवल शिफॉन ही बची थी, क्योंकि बाकी सभी बाहर हो चुके थे। फेलिक्स मुस्कुराया और लापरवाही से गेंद शिफॉन की ओर फेंक दी। गेंद बहुत धीमी गति से आई, इसलिए शिफॉन ने उसे पकड़ने का फैसला किया। जब शिफॉन ने गेंद पकड़ी तो उसके होठों से दर्द भरी चीख निकल गई, क्योंकि गेंद अचानक बहुत गर्म हो गई थी। ऐसा लगा जैसे उसने अंगीठी में जलते हुए कोयले का एक बड़ा टुकड़ा पकड़ लिया हो। शिफॉन ने तुरंत गेंद छोड़ दी। फिर उसने रोते हुए अपने हाथों को देखा कि उसे कितनी चोट लगी है, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उसका हाथ बिल्कुल ठीक था। उसे जो दर्द हो रहा था उसके अलावा कहीं भी कोई चोट दिखाई नहीं दे रही थी। क्या हुआ? फेलिक्स ने पूछा। अब तुम्हारी टीम की बारी है हम पर हमला करने की। तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? जल्दी करो और अपनी जगह पर जाओ। फेलिक्स की चीख सुनकर शिफॉन लगभग डर के मारे उछल पड़ी। वह जल्दी से अपने लिए आरक्षित स्थान पर गई और खेल शुरू होने का इंतजार करने लगी। भाई बहन ने एक दूसरे की तरफ देखा और हल्के से हंस पड़े। अब उनकी योजना के दूसरे चरण का समय आ गया था। खेल शुरू हुआ और फेलिक्स की टीम ने बड़ी कुशलता से फेंकी गई गेंदों को चकमा दिया। जब भी शिफॉन की गेंद फेंकने की बारी आती, उसके हाथों में तेज दर्द होने लगता। इस वजह से वह गेंद को बेतरतीब ढंग से फेंकती, जिसे देखकर उसके भाई बहन जोर से हंसने लगे। दूर से उन्हें देख रही महिलाएं आपस में हंस पड़ी, क्योंकि वे अच्छी तरह जानती थीं कि शिफॉन के साथ क्या हो रहा है। अंत में फेलिक्स की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई और अब शिफॉन की टीम पर गेंद फेंकने की बारी उनकी थी। हमेशा की तरह उन्होंने शिफॉन को सबसे आखिर में रखा। फेलिक्स ने शिफॉन की ओर गेंद फेंकते हुए तिरस्कार भरी मुस्कान दी। इस बार उसने जरा भी संकोच नहीं किया और पूरी ताकत से गेंद फेंकी। शिफॉन किनारे हटने ही वाली थी कि अचानक गेंद की गति बढ़ गई। फिर वह सीधे उसके सीने पर लगी, जिससे वह कुछ मीटर हवा में उछल गई। फेलिक्स ने उस कलाकृति की विशेष क्षमता को सक्रिय कर दिया था, जिससे गेंद की गति बढ़ गई थी और उसका वजन 20 गुना हो गया था। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि शिफॉन को समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। सीने में तेज दर्द के कारण उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। उसकी कई पसलियां टूट गई थीं, इसलिए हर बार सांस लेने पर उसे तेज दर्द होता था, जिससे सांस लेना और भी मुश्किल हो जाता था। उसके होठों के कोने से खून रिस रहा था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी दूर से एक चीख सुनाई दी। अप्रैल ने शिफॉन को गेंद लगते हुए देखा था और उसके बाद जो हुआ उसे देखकर वह स्तब्ध रह गई। एक लड़ाकू होने के नाते उसने महसूस किया कि गेंद कोई साधारण गेंद नहीं थी, बल्कि एक ऐसी कलाकृति थी जिसका इस्तेमाल हथियार के रूप में भी किया जा सकता था। इस एहसास से वह गुस्से से भर गई और अपनी बेटी की हालत देखने के लिए उसकी ओर दौड़ी। मम्मा, शिफॉन ने कमजोर आवाज में कहा। उसे बहुत दर्द हो रहा था और वह चाहती थी कि उसकी माँ उसका दर्द दूर कर दे। अप्रैल आंखों में आंसू लिए अपनी प्यारी बेटी की ओर दौड़ी। उसे इस समय बहुत गुस्सा आ रहा था और वह फेलिक्स को अपने हाथों से जान से मार डालने की तीव्र इच्छा कर रही थी। लेकिन उसे पता था कि उसके बगल में तैनात पहरेदार उसे ऐसा करने से रोक देंगे। ऐसी स्थिति में वह दर्द से कराह रही अपनी बेटी की ओर दौड़ी।
अप्रैल शिफॉन को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगी, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। अध्याय 617 एक माँ की अंतिम इच्छा भाग 2। मैं यही हूँ। अप्रैल ने शिफॉन का हाथ पकड़ते हुए अपनी शक्ति को अपनी बेटी के शरीर की ओर प्रवाहित किया। अप्रैल के पास दोहरी क्षमताएं थीं। वह पृथ्वी तत्व के साथ साथ आध्यात्मिक शक्ति को भी नियंत्रित कर सकती थी। उसने प्रकृति की शक्ति का उपयोग करके शिफॉन के घावों को ठीक किया। वह इस शक्ति का प्रयोग बहुत कम करती थी क्योंकि यह उसकी विशेषज्ञता नहीं थी। हालांकि अपनी बेटी की पीड़ा देखकर अप्रैल ने अत्यंत सावधानी से उसके घावों को ठीक करने का निर्णय लिया। जैसे ही उसने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया, उसके शरीर के भीतर सुप्त अवस्था में मौजूद विषैला धुआं फिर से सक्रिय हो गया। यही कारण था कि वह हर समय बीमार रहती थी। विषैले धुएं से उसकी शक्ति धीरे धीरे कम होती जा रही थी और वह केवल उसे रोकने की कोशिश कर सकती थी। शिफॉन की हालत देखकर अप्रैल ने अपनी खुद की कठिनाइयों को नजरअंदाज कर दिया और अपनी बेटी को ठीक करने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया, जिससे जहरीली गैस उसके शरीर के अंदर कहर बरपाने लगी। शिफॉन की चोटें धीरे धीरे ठीक हो रही थीं, लेकिन अप्रैल की अपनी चोटें और भी बदतर होती जा रही थीं। नताशा ने यह दृश्य देखा और मन ही मन हंस पड़ी। वह जानती थी कि अप्रैल बड़ी मुश्किल से अपने शरीर में व्याप्त विषैले प्रभाव को काबू में रख पा रही थी। अगर उसने अपनी शक्तियों का दोबारा इस्तेमाल किया तो फिर पीछे हटना नामुमकिन हो जाएगा। यही योजना उन्होंने बनाई थी ताकि अगर अप्रैल को कुछ हो जाए तो उन पर दोष न लगे। अप्रैल के होठों के कोने से काला खून बह रहा था क्योंकि वह अपने शरीर में हो रहे दर्द को सहन कर रही थी। शिफॉन को इस बात का एहसास नहीं था कि उसकी माँ इस समय कष्ट सह रही है। इस समय गुलाबी बालों वाली वह छोटी बच्ची प्रकृति की उस दिव्य शक्ति की गोद में थी जो उपचार में माहिर थी। टूटी हड्डियों और मांस को जोड़ना आसान था, लेकिन दूषित वायु का उपचार जादू से संभव नहीं था। केवल शक्तिशाली भविष्यवक्ता ही पुनर्स्थापन की शक्ति का उपयोग करके किसी व्यक्ति के शरीर से दूषित वायु को बाहर निकाल सकते थे। दुर्भाग्यवश दानवी महाद्वीप में कोई भी ऐसा भविष्यवक्ता नहीं था जो लुसियन का पक्ष लेता। कई साल पहले उन सभी ने अप्रैल को ठीक करने के उसके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था। लुसियन को यह नहीं पता था कि इस अस्वीकृति के लिए नताशा जिम्मेदार थी। वह अप्रैल को स्वस्थ होने और लुसियन की पहली पत्नी के रूप में अपनी स्थिति को खतरे में डालने की अनुमति नहीं दे सकती थी। सौभाग्य से सबसे शक्तिशाली ओरेकल उसके परिवार के गुट का हिस्सा थी। बाकी ओरेकल लुसियन की अन्य पत्नियों के गुटों से संबंधित थीं। उनमें से कोई भी अप्रैल की तरक्की नहीं देखना चाहता था, इसलिए वे सब मिलकर उसके जीवित रहने की संभावना को खत्म करने के लिए एकजुट हो गए। घाव भरने के बाद अप्रैल ने मुंह भरकर काला खून थूका। उसकी त्वचा पर कई काले निशान उभर आए जो छोटे छोटे सांपों की तरह उसके पूरे शरीर पर रेंग रहे थे। अप्रैल ने दांत पीसते हुए उस दुर्गंध को सहन किया जो उसके शरीर को तहस नहस कर रही थी। शिफॉन के घाव अब पूरी तरह ठीक हो चुके थे। वह अपनी मां को धन्यवाद देने ही वाली थी कि उसने देखा कि अप्रैल के चेहरे का रंग पीला पड़ गया था। साथ ही उसके शरीर पर दिखाई देने वाली काली रेखाएं धीरे धीरे बढ़ती जा रही थीं। जो कुछ घट रहा था उससे घबराकर शिफॉन अप्रैल से लिपट गई और रोने लगी। अप्रैल ने अपनी पूरी इच्छाशक्ति जुटाकर अपने शरीर के भीतर व्याप्त दुर्गंध को जबरदस्ती दबा दिया। कुछ मिनट बीत गए और अप्रैल के शरीर पर बनी काली रेखाएं गायब हो गईं। हालांकि उसका रंग मोमबत्ती की तरह पीला पड़ गया था। शिफॉन ने उसके शरीर को सहारा दिया और उसे वापस उस घर ले गई जहां अप्रैल रहती थी। माँ, हम यहाँ हैं, आप ठीक हो जाएंगी, शिफॉन ने रोते हुए कहा। अप्रैल इतनी कमजोर थी कि कुछ बोल नहीं पा रही थी। इसके बजाय उसने अपनी बेटी का हाथ कसकर पकड़ लिया, यह जताने के लिए कि वह ठीक है। माँ, मैंने पुस्तकालय में किताबें पढ़ी और शादी का मतलब समझा, शिफॉन ने कहा। न जाने क्यों उसे अंदर से यह महसूस हो रहा था कि उसे हर हाल में अपनी माँ को जगाए रखना है। उसे याद आया कि उसकी माँ ने बातों बातों में क्या कहा था, इसलिए उसने इसी विषय पर अपनी माँ से बात शुरू की। अप्रैल ने सिर्फ मुस्कुराया और कमजोर ढंग से अपना सिर हिलाया। मैं अभी शादी के लिए बहुत छोटी हूँ, इसलिए माँ को मेरी देखभाल करनी चाहिए और मेरे भावी पति का चुनाव करना चाहिए, शिफॉन ने कहा। पापा से बेहतर कोई ढूंढने में मेरी मदद करो, कोई ऐसा जो मुझे अकेला न छोड़े और मुझे किनारे न कर दे। अप्रैल की आंखों से एक आंसू बह निकला जब उसने शिफॉन का हाथ कसकर पकड़ा। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी जीवन शक्ति उसके शरीर से निकल रही है और वह जानती थी कि उसका समय आखिरकार आ गया है। उसने अपनी दयनीय बेटी को देखा और उसका दिल दुख से भर गया। ये दर्द उस दुर्गंध के कारण नहीं था, बल्कि उसे अपने हाल पर छोड़कर जाने के दर्द के कारण था। माँ, आपको कितने पोते पोतियां पसंद हैं? शिफॉन ने पूछा।
वह इतनी छोटी थी कि यह समझ नहीं पा रही थी कि उसकी मां मृत्यु के कगार पर है। फिर भी उसकी अंतरात्मा उसे बता रही थी कि उसे बात करते रहना चाहिए। उसे हर हाल में अपनी मां को जगाए रखना था। दो ठीक है, अप्रैल ने अपनी बेटी के सवाल का जवाब देने के लिए खुद को मजबूर किया। ठीक है, मेरे 2 बच्चे होंगे, मैं उनसे मिलने के लिए बेताब हूं। अप्रैल अपने आंसू रोक नहीं पा रही थी। जैसे जैसे उसका जीवन अंत की ओर बढ़ रहा था, उसने प्रार्थना की। उसने ईश्वर से, जो उसकी प्रार्थना सुन सकता था, अपनी प्रिय बेटी पर दया करने की विनती की। उनके बगल में बैठा विलियम ये सब देख रहा था और उसका दिल टूट गया। उसे कहीं न कहीं अप्रैल की दिल से निकली प्रार्थना सुनाई दे रही थी। शिफॉन, माँ, मुझे तुमसे प्यार है। ओह, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, माँ। इसके बाद अप्रैल ने अपना सिर एक तरफ घुमा लिया। उसका ख्याल रखना, अप्रैल ने कहा। कृपया मेरी बेटी का ख्याल रखना। विलियम को पता नहीं था कि यह महज एक संयोग था या नहीं, लेकिन अप्रैल उसके सामने खड़ी थी। आप ये भी कह सकते हैं कि अप्रैल सीधे उसकी आंखों में देख रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वह विलियम की आत्मा को देख सकती हो। मैं उसका ख्याल रखूंगा, विलियम ने अनिश्चितता से जवाब दिया। मैं वादा करता हूँ। धन्यवाद। अप्रैल ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। विलियम और शिफॉन को अपने शरीर से होकर गुजरती हुई एक हल्की हवा का एहसास हुआ। अचानक अप्रैल के शरीर पर काली रेखाएं फिर से उभर आईं। उन्होंने उसके पूरे शरीर को ढक लिया, यहां तक कि उसका पूरा शरीर घोर काला हो गया। माँ, शिफॉन ने अपनी माँ के हाथ की पकड़ ढीली होते हुए महसूस किया और तुरंत समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। माँ, क्या हुआ? गुलाबी बालों वाली लड़की ने बिस्तर पर लेटी काली महिला को देखा। शिफॉन ने अपनी माँ को हल्के से हिलाया, लेकिन अप्रैल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसके चेहरे पर बस एक मुस्कान बनी रही। शायद यह विलियम के आश्वासन के कारण था, या शायद यह अपनी बेटी को आश्वस्त करने का उसका आखिरी प्रयास था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह अंत तक मुस्कुराती रही। ठीक उसी समय कमरे का दरवाजा अचानक खुल गया। नताशा और उसके साथी विजयी भावों के साथ अंदर आए। उन्हें अप्रैल की मृत्यु का आभास हो गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने ये सुनिश्चित करने के लिए अच्छी तरह से जांच करने का फैसला किया कि उनकी प्रतिद्वंदी वास्तव में मर चुकी है। बिस्तर पर पड़ी काली, मृत बॉनी को देखकर नताशा ने उपहास किया और यहां तक कि उसके शरीर पर थूक भी दिया। अच्छा हुआ, नताशा ने तिरस्कार भरे लहजे में कहा। गार्डो, शिफॉन को ले जाओ और उसके कमरे में बंद कर दो। इस लाश का निपटारा मैं खुद करूंगी। शिफॉन, जिसे अचानक दोनों हाथों से पकड़ लिया गया था, घबरा गई। मुझे जाने दो, मेरी मां मरी नहीं है। शिफॉन चिल्लाए, वह तो बस सो रही है। उसने तो ये भी कहा था कि वह अपने पोते पोतियों को देखना चाहती है। नताशा ने उसकी बात अनसुनी कर बिस्तर की ओर चली गई। फिर उसने अप्रैल के शरीर को लात मारी, जिससे मृत बॉनी अप्रैल बिस्तर से नीचे गिर गई। नहीं, तुम क्या कर रहे हो? शिफॉन गुस्से से चिल्लाए। मम्मा को लात मारना बंद करो। नताशा और लुसियल की अन्य पत्नियां अप्रैल के शरीर पर लगातार लात मारती रहीं, मानो वे उन सभी कुंठाओं को निकाल रही हो जिन्हें उन्होंने इतने वर्षों से अपने अंदर दबा रखा था। बस करो, विलियम गुस्से से दहाड़ा। क्या तुम्हें मृतकों के प्रति जरा भी सम्मान नहीं है? विलियम ने महिलाओं को लात मारने की कोशिश भी की, लेकिन उसके वार उन पर बेअसर रहे। हालांकि वह जानता था कि यह व्यर्थ है, फिर भी उसका गुस्सा उसे चुपचाप बैठने नहीं दे रहा था। नहीं नहीं नहीं, माँ, शिफॉन चिल्लाए। वह छटपटाती रही, लेकिन पहरेदारों ने उसे मजबूती से जकड़ रखा था। कुछ मिनट बाद शिफॉन ने छटपटाना बंद कर दिया और बेहोश हो गई। नताशा और उसके साथियों द्वारा उसकी मां के साथ किए जा रहे अत्याचार को वह सहन नहीं कर पा रही थी। उसे बस इतना पता था कि उस समय उसका गुस्सा चरम पर पहुंच गया था और उसकी दुनिया अंधकार में डूब गई थी। वास्तविक दुनिया में शिफॉन की छाती के ऊपर तैरते हुए क्रिस्टल के अंदर की चमक बढ़ती गई। उसका हृदय शैतान धीरे धीरे उसके हृदय और शरीर पर हावी होता जा रहा था। वह बूढ़ी औरत जो उसे और विलियम को देख रही थी, खिलखिलाकर हंस पड़ी। कुछ और दिन और इस नन्ही बच्ची का दिल जवाब दे देगा, बूढ़ी औरत ने अपने झुर्रीदार चेहरे पर शैतानी मुस्कान लिए कहा। वह हमारी आज़ादी पाने के लिए जरूरी आखिरी बलिदान होगी। आखिरकार हम इस भयानक जगह को छोड़ सकेंगे। आकाश में ऊपर से एक भयावह हंसी सुनाई दी। धरती के रक्षक ने अपने अधीनस्थ की बात से सहमति जताई। कुछ ही दिनों में उसका 1000 वर्षों का इंतजार समाप्त होने वाला था। जब तक वह शिफॉन के हृदय और दिव्यता को आत्मसात करने में सफल हो जाता है, तब तक कोई भी उसके रास्ते में खड़ा नहीं हो पाएगा। अध्याय 618, न्याय की हमेशा जीत होती है। भीड़ की जय जयकार के बीच एलिजा का राक्षसी सिर अखाड़े में गिर पड़ा।
राक्षसी महाद्वीप के प्रतिनिधि ने टूर्नामेंट के दौरान अपने निर्मम प्रदर्शन से कई लोगों को नाराज कर दिया था। युद्ध में उसने जिन भी विरोधियों का सामना किया, उन सभी को मार डाला, जिससे प्रतियोगियों के परिवार और दोस्त उसके खून के प्यासे हो गए थे। पिछली लड़ाइयों के विपरीत केनेथ के लिए ये लड़ाई आसान नहीं थी, क्योंकि एलिज़ा वास्तव में एक बहुत शक्तिशाली योद्धा था। नरसंहार के लिए पैदा हुई दानव जाति के प्रतिनिधि के रूप में एल्फ के पास इस मुकाबले को जल्द से जल्द समाप्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। केनेथ ने एलिज़ा को अपनी गंदी चालें और अन्य कपटपूर्ण तरीके इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी। भीड़ ने उस दानव को मारने के लिए एल्फ की सराहना की, जिसे वे अपने हाथों से मारना चाहते थे। दानव महाद्वीप के अंतिम उम्मीदवार की मृत्यु के बाद भी ज़ेओल अविचलित दिखाई दिया। उसके इस व्यवहार से मध्य महाद्वीप के शासक चिंतित हो गए। उन्होंने लंबे समय से दानव जाति के इस युवा प्रतिभाशाली योद्धा के प्रति दानव सेनापति के उदासीन रवैये को देखा था। ऐसा लग रहा था मानो वे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को टूर्नामेंट ऑफ चैंपियंस में भाग लेने के लिए भेजने के बजाय केवल बलि का बकरा बनाए गए खिलाड़ियों को भेज रहे हों। सम्राट लियोनिडास को भी कुछ गड़बड़ का आभास हुआ, लेकिन ज़ेओल से कोई जवाब निकलवाना नामुमकिन था। दानव स्वामी का दाहिना हाथ होने के नाते उससे निपटना आसान नहीं था। केनेथ की जीत के बाद अंततः दो मुख्य डिवीजनों को अपने सेमीफाइनलिस्ट मिल गए। योजक चिन्ह कोष्ठक ए जेसन हॉल क्रेटर ब्रैकेट बी केनेथ जिन एशले। योजक चिन्ह 10 मिनट के ब्रेक के बाद ब्रैकेट सी के फाइटर अपने मुकाबले के मंच की ओर बढ़े। एपहेमेरा फोर्टुना अखाड़े के केंद्र में शान से खड़ी थी। वह गुन्नार फेडरेशन की उन लोकप्रिय खिलाड़ियों में से एक थी जो दर्शकों की चहेती थी। गुन्नार फेडरेशन कई राज्यों से मिलकर बना था जो एक ध्वज के नीचे एकजुट हुए थे, जिससे हेस्टिया की दुनिया में एकमात्र फेडरेशन का जन्म हुआ। उसका जन्मस्थान इडलवाइस साम्राज्य था। यह एक ऐसा साम्राज्य था जो तलवारबाजी और विभिन्न प्रकार के जादू में निपुण जादुई तलवारबाजों को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता था। उनकी प्रतिद्वंदी सिल्वेनस रा हाले साम्राज्य के नाम से जाने जाने वाले बोनो के साम्राज्य से थी। मध्य महाद्वीप के विभिन्न साम्राज्यों में शिल्प कौशल के मामले में कोई भी उन्हें मात नहीं दे सकता था। हाले साम्राज्य से आने वाले हथियार, कवच, कलाकृतियां, सहायक उपकरण और अन्य विविध वस्तुएं मध्य महाद्वीप में बेहद लोकप्रिय थीं। बोनो की उन्नत सैन्य साजो सामान के लिए वे कुख्यात थे, इसलिए कोई भी उन पर हमला करने की हिम्मत नहीं करता था। उन्होंने पूरे पहाड़ों को अपने किले में बदल दिया था और युद्ध में उनकी क्रूरता को उन सभी जातियों द्वारा मान्यता प्राप्त थी जो उनकी सीमाओं को साझा करती थीं। सिल्वेनस ने एक विशाल हथौड़ा उठाया जो उसके शरीर के आकार से कम 2 गुना था। एक नज़र में ही कोई समझ सकता था कि यह एक बेहद घातक हथियार था जो एक ही वार में चट्टानों को चूर चूर कर सकता था। कुछ दर्शकों को उम्मीद थी कि गनर फेडरेशन की खूबसूरत महिला को उस बौने के हाथों ज्यादा नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा, जिसके चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। लड़की, तुम अभी आत्मसमर्पण क्यों नहीं कर देती? सिल्वेनस ने पूछा। मुझे विश्वास नहीं है कि हथौड़ा चलाना शुरू करने के बाद मैं खुद को रोक पाऊंगा। एपहेमेरा ने उस बौने को देखकर मुस्कुराया जो उसके प्रति चिंता दिखा रहा था। प्रस्ताव के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे इसे अस्वीकार करना होगा, एपहेमेरा ने उत्तर दिया। आप बेझिझक जितना चाहें उतना हथौड़ा चला सकते हैं। अगर मैं मर भी जाऊं तो भी मेरा परिवार या मेरे लोग आपके लिए कोई परेशानी खड़ी नहीं करेंगे। सिल्वेनस ने आह भरी और सिर हिलाया। चूंकि उसका प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया था, इसलिए लड़ने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा था। एपहेमेरा ने अपनी म्यान से रैपियर निकाली। पतली सुनहरी धार बेहद आकर्षक थी। हथियारों की समझ न रखने वाले लोग सोच सकते थे कि इस खूबसूरत महिला का हथियार सिर्फ दिखावे के लिए है, लेकिन युद्ध के मैदान के अनुभवी योद्धा बता सकते थे कि इस धार ने अनगिनत जानें ली थी। यह कोई विशेष समारोहों के लिए बनी तलवार नहीं थी, बल्कि हत्या के लिए बनी एक वास्तविक तलवार थी। एपहेमेरा की तलवार देखकर सिल्वेनस का चेहरा गंभीर हो गया। पिछले मुकाबलों में उसने सिर्फ एक साधारण रैपियर तलवार का इस्तेमाल किया था। आत्मा से बंदी तलवार को निकालना इस बात का सबूत था कि वह इस लड़ाई को गंभीरता से ले रही थी। जज ने दोनों प्रतिभागियों की ओर देखा और अपना हाथ उठाया। लड़ाई शुरू। रेफरी ने अखाड़े से बाहर जाने से पहले चिल्लाकर कहा। सिल्वेनस ने अपना हथौड़ा जमीन पर पटका और कुछ अप्रत्याशित घटित हुआ। उसके पैरों के नीचे की टाइलें हवा में उठ उठीं और 10 मीटर से अधिक लंबे पृथ्वी ड्रैगन में परिवर्तित हो गईं। गाइया फोर्स। सिल्वेनस दहाड़ा। पृथ्वी ड्रैगन ने अपना मुंह खोला और पृथ्वी ऊर्जा का एक केंद्रित गोला छोड़ा। रेफरी ने कई इशारे किए और अखाड़े के चारों ओर एक साथ 5 अवरोध दिखाई दिए। उन्होंने अनुमान लगाया था कि इस विशेष हमले को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा सकता है और इससे दर्शकों की जान को खतरा हो सकता है।
हालांकि कई सुरक्षात्मक उपाय किए गए थे, फिर भी वे कोई जोखिम नहीं लेना चाहते थे और उन्होंने सबसे सुरक्षित विकल्प को चुना। एपहेमेरा तलवार की तरह सीधी खड़ी थी जब एक छोटे से सूर्य के समान दिखने वाला ऊर्जा विस्फोट उस पर उतरा। एक्सटर्मिनेग्रा इम्पफी, एपहेमेरा ने चिल्लाते हुए आगे की ओर वार किया। सुनहरी तलवार तेजी से चमक उठी। कुछ ही क्षणों बाद 6 मीटर से अधिक लंबी एक विशाल तलवार ने पृथ्वी ड्रैगन के हमले को 2 हिस्सों में काट दिया। जैसे ही हमले का सबसे ज्यादा असर बैरियरों पर पड़ा, अखाड़े के अंदर एक जोरदार धमाका हुआ। एपहेमेरा के लंबे बैंगनी बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी हल्की लाल आंखें शक्ति से दमक रही थीं। उसके चेहरे पर दृढ़ निश्चय का भाव था, जिससे उसकी सुंदरता और भी निखर रही थी। सिल्वेनस ने मुस्कुराते हुए दूसरी बार अपने हथौड़े से जमीन पर प्रहार किया। ठीक पहले की तरह बौने प्रतिभाशाली प्राणी के ऊपर एक और पृथ्वी ड्रैगन का निर्माण हो गया। गाइया टेम्पेस्ट, सिल्वेनस ने आदेश दिया। 2 पृथ्वी ड्रैगन अखाड़े के ऊपर काफी ऊंचाई पर तैरते हुए पहुंचे और फिर उन्होंने पृथ्वी के नुकीले कांटों से युक्त 2 ड्रैगन ब्रीथस छोड़ी। डिफ्लेक्टेंडिस एंजेल ग्रा, एपहेमेरा ने शांत भाव से मंत्रोच्चार करते हुए रक्षात्मक मुद्रा धारण कर ली। विशाल स्वर्ण तलवार 3 मीटर से अधिक ऊंची 4 परतों वाली स्वर्ण ढाल में परिवर्तित हो गई। ड्रैगन की सांसों और ढाल के बीच टकराव के कारण एक और शक्तिशाली विस्फोट हुआ। सिल्वेनस के पृथ्वी ड्रैगनों की शक्ति का सामना करते हुए एपहेमेरा के पैरों तले की जमीन चूर चूर हो गई। आधे मिनट बाद वह जहां खड़ी थी वहां से कुछ मीटर दूर फिसल गई। 2 पृथ्वी ड्रैगनों की ड्रैगन श्वास को कोई साधारण तलवारबाज रोक नहीं सकता था। भले ही ये जीव सिल्वेनस की क्षमता से बनाए गए थे, लेकिन उनकी मारक क्षमता असली पृथ्वी ड्रैगनों से किसी भी तरह कम नहीं थी। शक्तिशाली हमले के बावजूद एपहेमेरा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। जैसे ही उसने अपनी शक्ति को सक्रिय किया, उसके पूरे शरीर पर सुनहरी रोशनी की चमक दिखाई दी। सही ही होता है, चाहे सब लोग इसके खिलाफ हो, एपहेमेरा ने धीरे से कहा। गलत ही होता है, चाहे सब लोग इसके पक्ष में हो। उसकी पीठ के पीछे 2 सुनहरे पंख उग आए और उसके हाथ में मौजूद ढाल का आकार बढ़ गया। मैं अपने विश्वास के लिए लड़ूंगी, एपहेमेरा दहाड़ते हुए बोली। यही मेरा न्याय है। अपने पंखों को जोर से फड़फड़ाते हुए एपहेमेरा सुनहरी ढाल को आगे करके सिल्वेनस की ओर उड़ गई। ये देखकर कि उसकी प्रतिद्वंदी उसे ढाल से ही प्रहार करने वाली है, बौने योद्धा ने अपना हथौड़ा पीछे खींचा और एक जोरदार प्रहार के लिए तैयार हो गया। धरती को चकनाचूर कर दो, सिल्वेनस ने अपनी पूरी ताकत से वार किया। विशाल हथौड़े और सुनहरी ढाल के टकराने से अखाड़े में एक गूंजती हुई ध्वनि फैल गई। ऐसा लगा मानो किसी विशाल घंटी पर प्रहार किया गया हो, जिससे एक ऐसी ध्वनि निकली जो निरंतर गूंजती रही। ये मुकाबला सेमीफाइनल के लायक है, महारानी एंड्रास्ते ने मुस्कुराते हुए कहा। शासकों ने भी सहमति में सिर हिलाया। कुछ ही क्षणों बाद ग्रैंड कोलिजियम में एक जोरदार चटकने की आवाज गूंज उठी। अखाड़े के भीतर अराजक शक्तियों को रोके रखने वाली बाधाएं टूटने लगी थीं। ठीक उसी क्षण सम्राट लियोनिडास ने अपना राजदंड उठाया जब सुरक्षा घेरा टूट गया। सौभाग्य से सम्राट ने पहले ही कई अन्य सुरक्षा घेरे बना रखे थे, जिन्होंने 2 शक्तिशाली योद्धाओं के बीच शक्तिशाली टक्कर के बाद के झटकों से दर्शकों को बचाया। एक्सटर्मिनेट गर्गेंटिनियस, एक विशाल सुनहरी तलवार ने हवा में मंडरा रहे 2 पृथ्वी ड्रैगनों को बीच से काट दिया और फिर जमीन की ओर उतरने लगी। कुछ ही देर बाद एक जोरदार कराहने की आवाज सुनाई दी। एक आकृति अखाड़े से बाहर निकली और वहां लगी बाधा से टकरा गई। सिल्वेनस ने मुंह भरकर खून खांसा और उसका शरीर जमीन पर गिर पड़ा। उसका कवच तार तार हो चुका था और वह गंभीर रूप से घायल था। सौभाग्य से वह अगले दिन जीवित रहा, क्योंकि क्रेटोर साम्राज्य के पादरी उसकी ओर दौड़ पड़े। एपहेमेरा ने अपनी तलवार को एक तरफ झटका दिया और फिर उसे म्यान में वापस रख दिया। उसके कपड़े थोड़े गंदे थे, लेकिन इसके अलावा वह ठीक थी। रेफरी की घोषणा का इंतजार किए बिना ही भीड़ ने विजेता के लिए जयकारे लगा दिए। रेफरी ने असहायता से अपना सिर हिलाया, लेकिन फिर भी अपना कर्तव्य निभाने के लिए हाथ उठाया। रेफरी ने घोषणा की, इस मैच की विजेता है एपहेमेरा फॉर्चूना। अब वे सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। बैंगनी बालों वाली उस खूबसूरत महिला ने अखाड़े से निकलने से पहले दर्शकों को झुककर अभिवादन किया। विश्राम स्थल की ओर जाते समय उसने लिलिथ को अपने चेहरे पर एक शरारती मुस्कान के साथ देखा। तो मध्य महाद्वीप में न्याय आ गया है, लिलिथ ने सहज भाव से कहा। तुम्हारे बाकी साथी कहाँ हैं? इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, पापी स्त्री, एपहेमेरा ने उसके पास से गुजरते हुए जवाब दिया। मैं फाइनल में तुम्हारा इंतजार करूंगी। हम काफी आत्मविश्वासी हैं, है ना?
मुझे लगता है मैं आपसे वहीं मिलूंगा, लेकिन तभी जब आप अपना अगला मैच जीतेंगे। बेशक मैं ही जीतूंगा। न्याय की हमेशा जीत होती है। अध्याय 619। मुझ पर विश्वास करना है या नहीं, यह आप पर निर्भर करता है। लिलीथ ने उस घमंडी महिला की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वह ऐसे खिलखिलाकर हंसी जैसे कि एपहेमेरा की कही बात साल का सबसे बड़ा मजाक हो। अमेजन राजकुमारी जोश से भरे कदमों से अखाड़े की ओर बढ़ी। एपहेमेरा की लड़ाई ने उसके खून में प्रतिद्वंद्विता की आग को और भड़का दिया था, और वह सबको अपनी क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए बेहद उत्सुक थी। केनेथ ने मन ही मन आह भरी। लगता है इस टूर्नामेंट को जीतना आसान नहीं होने वाला है। उसकी निगाह क्षण भर के लिए एपहेमेरा पर पड़ी, फिर लिली के धूप से दमकते शरीर पर टिक गई। वह पहले से ही जानता था कि दोनों महिलाएं शक्तिशाली हैं, लेकिन दोनों ने अभी भी अपने तुरुप के पत्ते छिपा रखे थे। केनेथ समझ गया था कि अगर उसे जीतना है तो उसे पूरी ताकत लगानी होगी। हालांकि ऐसा करने से कुछ ऐसी बातें सामने आ जाएंगी जिन्हें वह छिपाकर रखना चाहता था। सौभाग्य से विल यहाँ नहीं है, केनेथ ने बुदबुदाते हुए कहा। सबसे बुरी बात यह थी कि वह विलियम को अपनी पूरी ताकत का प्रदर्शन करते हुए नहीं देखना चाहता था। चूंकि आधा एल्फ आसपास नहीं था, इसलिए वह परिणामों की चिंता किए बिना जी भरकर लड़ सकता था। मैं जीतूंगा, केनेथ ने मन ही मन कहा। मैं न केवल जीतूंगा बल्कि सिल्वरमून महाद्वीप में अपने गुरु से किया वादा भी पूरा करूंगा। जैसे ही चांदी जैसे बालों वाले उस किशोर ने अपने मन में एक प्रतिज्ञा की, राजकुमारी सिडोनी और इयान ने लिलिथ को ध्यान से देखा। क्या आपको यकीन है? इयान ने पूछा। हाँ, राजकुमारी सिडोनी ने उत्तर दिया। फ्रीसिया की राजकुमारी 7 घातक पापों में से एक थी। उनमें अपने आसपास के अन्य पापों की उपस्थिति को महसूस करने की जन्मजात प्रतिभा थी। उस लड़की पर एक पाप है, राजकुमारी सिडोनी ने कहा। एक बहुत ही कष्टदायक पाप। इयान ने बगल से नाक सिकोड़ते हुए कहा, सारे पाप मुसीबतें खड़ी करते हैं। पता नहीं ये मेरी किस्मत अच्छी है या बुरी कि मैं ऐसे बमों से घिरा हुआ हूं जो किसी भी क्षण फट सकते हैं। राजकुमारी सिडोनी ने मधुर मुस्कान दी। वह भी इयान से सहमत थी। सारे पाप कष्टदायी थे। उसने भी नहीं सोचा था कि मध्य महाद्वीप में पहुंचने के तुरंत बाद उसे अपने गुट के सदस्यों से मिलने का मौका मिलेगा। सौभाग्य से डार्लिंग यहाँ नहीं है। हमें उस बदतमीज कुतिया द्वारा उसका पता लगाए जाने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। राजकुमारी सिडोनी ने सिर हिलाया। अमेजन राजकुमारी बड़ी नखरे वाली थी। अगर विलियम यहाँ होता तो वह निश्चित रूप से खतरे में होता। आखिर अमेजन महिलाएं हमेशा अपने साथ संबंध बनाने के लिए शक्तिशाली पुरुषों की तलाश में रहती थीं। चूंकि लिलिथ अमेजन वंश की राजकुमारी थी, इसलिए उसके मानदंड बहुत ऊंचे थे। राजकुमारी सिडोनी और मोर्गाना ने सौभाग्य से विलियम को बेबीलोन के टावर के अंदर होने पर धन्यवाद दिया। वे तो ये भी चाहते थे कि विलियम तब तक वहीं रुके जब तक अमेजन प्रतिनिधिमंडल क्रेटोर साम्राज्य से निकल न जाए। लिलीथ और विलियम को एक दूसरे से मिलने से रोकने का यही एकमात्र तरीका था। सम्राट लियोनिडास से कुछ ही दूरी पर बैठी महारानी एंड्रास्ते ने अपने परिचित से एक सवाल पूछने की पहल की। क्रेटोर साम्राज्य में बिताए पिछले कुछ दिनों में उनके मुखबिर खाली हाथ लौटे थे। इसी वजह से उन्हें लगा कि सम्राट लियोनिडास जानबूझकर किसी को उनसे छिपा रहे हैं। अमेजन वंश की महारानी ही अकेली ऐसी नहीं थी जो खाली हाथ लौटी थी। दक्षिणी महाद्वीप पर जो कुछ हुआ उसे भले ही आम जनता से गुप्त रखा गया हो, लेकिन शासक इस बात से भलीभांति अवगत थे कि उस दौरान क्या घटित हुआ था जब दक्षिणी महाद्वीप शेष विश्व से कटा हुआ था। वे कालकोठरी के विजेता और विश्व वृक्ष की सनसनी के मिलन से उत्पन्न अर्धएल्फ की खोज करने के इरादे से क्रेटोर साम्राज्य में आए थे। सम्राट लियोनिडास, मुझे लगता है कि आपके राज्य में एक लाल बालों वाला किशोर रह रहा है, महारानी एंड्रास्ते ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे लगता है उसका नाम विलियम है। यदि संभव हो तो मैं उससे मिलना चाहूंगी। सम्राट लियोनिडास ने शांत भाव से अपने परिचित की ओर देखा। विलियम, क्या आप मेरी पोती के मंगेतर के बारे में बात कर रहे हैं? हाँ, वो कहाँ है? वह यहाँ नहीं है। महारानी एंड्रास्ते ने भौहें चढ़ाईं। उन्हें लगा था कि सम्राट लियोनिडास विलियम के अस्तित्व से अनभिज्ञ होने का नाटक करेंगे। अमेजन महारानी अपने समकक्ष के बहाने सुनने के लिए तैयार थी, लेकिन झूठ बोलने के बजाय सम्राट ने बिना कुछ छिपाए उन्हें जवाब दिया। वह कहाँ है? महारानी एंड्रास्ते ने पूछा। मुझे उस लड़के में बहुत दिलचस्पी है। अगर संभव हो तो मैं उसे अपने साम्राज्य में छुट्टियां बिताने के लिए आमंत्रित करना चाहती हूँ। महारानी एंड्रास्ते के शब्दों को सुनकर शासकों ने मन ही मन उन्हें कोसना शुरू कर दिया। क्या आप उन्हें अपने साम्राज्य में छुट्टी मनाने के लिए आमंत्रित करेंगे?
ऐसा लग रहा था मानो आप उसे किसी सामूहिक यौन संबंध में शामिल होने के लिए आमंत्रित करने की योजना बना रहे थे। उन सभी को अमेजन महारानी के बारे में लंबे समय से जानकारी थी। वे जानते थे कि वह किसी भी होनहार पुरुष को नशीली दवा देकर, घसीटकर और अक्षम करने में जरा भी संकोच नहीं करेगी ताकि उसे अपने साम्राज्य में वापस ले जाकर अपनी अमेजन योद्धाओं के साथ संबंध स्थापित कर सके। विलियम, वह बेबीलोन के टावर की 51वीं मंजिल को खाली कराने में व्यस्त है, सम्राट लियोनिडास ने उत्तर दिया। महारानी एंड्रास्टे, जोल और मध्य महाद्वीप के अन्य सभी शासकों ने तिरस्कारपूर्वक नाक सिकोड़ी। क्या आप बेबीलोन के टावर की 51वीं मंजिल को पार कर रहे हैं? क्या मजाक! अगर डेविल्स फ्लो को पार करना इतना आसान होता तो वे सभी इसे बहुत पहले ही पार कर चुके होते। अगली बार कोई बेहतर बहाना बनाना, महारानी एंड्रास्टे ने उस बूढ़े बदमाश पर झल्लाते हुए कहा। मनगढ़ंत बातें बनाना बंद करो और सच बता दो। लड़का कहाँ है? सम्राट लियोनिडास ने नाराज अमेजन महारानी को देखकर मुस्कुरा दिया। मैंने पहले ही कहा है कि वह 51वीं मंजिल को खाली करा रहा है, सम्राट लियोनिडास ने उत्तर दिया। यह आप पर निर्भर करता है कि आप इस पर विश्वास करें या नहीं। सम्राट लियोनिडास जानते थे कि अगर वे समझा भी दें तो भी उनके साथियों में से कोई उन पर विश्वास नहीं करेगा। उन सभी ने मीनार पर चढ़ने की कोशिश बहुत पहले ही छोड़ दी थी, इसलिए शासकों की प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी। दुर्भाग्यवश वह सच कह रहा था। वह भी जानना चाहता था कि लड़के के साथ इस समय क्या हो रहा है। बाकी सब लोगों की तरह उसे भी यकीन नहीं था कि विलियम 51वीं मंजिल तक पहुंच पाएगा। वे सभी असफल रहे थे, तो एक किशोर जो अभी अभी बालिग हुआ था, वह भला कैसे वह कर सकता था जो वे नहीं कर पाए थे। सम्राट लियोनिडास ने अपना ध्यान वापस अखाड़े पर केंद्रित कर लिया। उन चीजों के बारे में सोचना व्यर्थ था जो उनके नियंत्रण से बाहर थीं। विलियम वापस लौट पाएगा या नहीं, ये तो देवताओं के हाथ में था। आमोन के दिमाग में क्या चल रहा था, इस पर सवाल उठाना उसका काम नहीं था। अध्याय 620, शिफॉन का हृदय शैतान। बेकार चीज। शिफॉन के पिता लुसियल ने छोटी बच्ची को तब तक लात मारी जब तक वह दीवार से टकरा नहीं गई। शिफॉन बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। उसके मुंह से खून बह रहा था और फर्श लाल हो गया। पतिदेव, आपको उस लड़की से छुटकारा पा लेना चाहिए, नताशा ने कहा। अगर आप चाहें तो आप उसे अपने किसी जनरल को खिलौने की तरह दे सकते हैं। वह अभी जवान है, लेकिन उसका चेहरा अभी भी सुंदर है। उसे कुछ साल दीजिए और वह आपके किसी वफादार आदमी के लिए बिस्तर गर्म करने वाली बनकर अच्छी तरह काम करेगी। मुझे यकीन है कि कमरे में एक जोरदार थप्पड़ की आवाज गूंज उठी। नताशा अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि वह भी दीवार से जा टकराए। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे नहीं पता कि अप्रैल की पीठ पीछे साजिश तुमने रची है? लुसियल एक कदम आगे बढ़ा। क्या तुम्हें नहीं लगा था कि मुझे पता चल जाएगा? या तुम्हें भरोसा था कि तुम्हारे परिवार का साथ होने के कारण मैं तुम्हें पकड़ नहीं लूंगा? लुसियल ने नताशा के हाथ पर पैर से वार करते हुए उसका मजाक उड़ाया और उसकी सारी हड्डियां तोड़ दी। आह! नताशा चीखी और इस चीख ने लुसियल की बाकी सभी पत्नियों को डर से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। माँ! फेलिक्स चिल्लाया। जैसे ही वह उसकी मदद के लिए आगे बढ़ने वाला था, खून से लाल आंखों की एक जोड़ी ने उसे वहीं रोक दिया। तुम उसे बचाना चाहते हो? लुसियल ने ताना मारा। आओ, हिम्मत है तो उसे बचा कर दिखाओ। फेलिक्स के शरीर के सारे रोंगटे खड़े हो गए। उसकी जीवित रहने की प्रवृत्ति उसे बता रही थी कि अगर उसने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो उसकी जान चली जाएगी। उसके शरीर पर से उसका नियंत्रण छिन गया और उसकी पैंट गीली हो गई। उसे अपने ही पिता से इतना डर लगता था, जो उसे बेटे की तरह नहीं बल्कि एक ऐसे आवारा कुत्ते की तरह देखता था जिसे वह जब चाहे मार सकता था। ल्यूसियल ने हाथ हिलाया और फेलिक्स उसकी ओर खींचा चला आया। फिर उसने लड़के की गर्दन पकड़ी और उसे हवा में उठा लिया। लड़का तड़प रहा था क्योंकि उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। लुसियल को अपने बेटे को जान से मारने की मंशा देखकर नताशा ने उससे माफी मांगी। अगर उसे पता होता कि अप्रैल के लिए लुसियल की भावनाएं इतनी प्रबल हैं, तो वह शिफॉन की मां के खिलाफ साजिश नहीं रचती, जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई। जमीन पर लेटी गुलाबी बालों वाली लड़की ने आंखें खोली और ये दृश्य देखा। उसने पहली बार अपने पिता को इतना गुस्से में देखा था। शिफॉन के घाव धीरे धीरे ठीक होने लगे थे। हालांकि यह हाइड्रा, माउंटेन ट्रोल्स और ट्रोलहाउंड्स की तरह तेजी से ठीक नहीं हो रहा था, फिर भी यह उसे पहले लगी चोट से उबरने में मदद करने के लिए काफी था। जब अप्रैल ने शिफॉन के घावों को ठीक करने के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया, तो उसने अपनी सारी शक्तियों का उपयोग करके अपने शरीर को पुनर्जीवन की क्षमता प्रदान की।
यदि उसका जीवन गंभीर खतरे में होता तो ये पुनर्जीवन क्षमता सक्रिय हो जाती और उसके घावों को तेजी से ठीक कर देती। ल्यूसियल ने नीचे देखा और पाया कि शिफॉन पहले ही जाग चुकी थी। तभी उसके मन में एक विचार आया। उसने फेलिक्स के शरीर पर अपनी पकड़ ढीली कर दी, जिससे लड़का जमीन पर गिर गया। उसके बेटों में सबसे बड़ा बेटा हॉन्फने लगा और नताशा तुरंत उसके पास पहुंची और अपने शरीर से उसे सहारा दिया। मुझे क्षमा कर दीजिए, नताशा ने कहा। मैं अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने को तैयार हूं। बस एक शब्द कह दीजिए, मैं अपने परिवार से कहूंगी कि वे हमारी आधी संपत्ति आपको सौंप दें। ल्यूसियल ने उसकी बात अनसुनी कर दी और उसके बाल पकड़ लिए, जिससे नताशा दर्द से चीख पड़ी। फिर उसने फेलिक्स को नताशा के चंगुल से छुड़ाया और उस लड़के को एक तरफ फेंक दिया। आज तुम में से केवल एक ही जीवित रहेगा, ल्यूसियल ने घोषणा की। फिर उसने अपने बेटे की ओर देखा जो भयभीत होकर उसे देख रहा था और व्यंग्य करते हुए बोला, बेटा, क्या तुम जीना चाहते हो? हाँ, फेलिक्स ने जवाब दिया। उसे डर था कि अगर उसने तुरंत जवाब नहीं दिया तो उसके पिता उसकी गर्दन कुचल देंगे और उसके 15 साल के जीवन का अंत हो जाएगा। इसके बाद लुसियल ने नताशा को बेपरवाही से अपने बेटे के सामने फेंक दिया। उसे मार डालो, लुसियल ने आदेश दिया। मैं तुम्हें ऐसा करने के लिए सिर्फ 15 पल दूंगा। अगर तब तक तुमने उसे नहीं मारा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। फेलिक्स ने अपनी मां को जटिल भावों से देखा। नताशा ने आंसुओं से भरी आंखों से अपने बेटे की ओर देखा। वह समझ गई थी कि लुसियल मजाक नहीं कर रहा था। आज उनमें से एक की मृत्यु होगी और अगर वह नहीं तो उसका बेटा ही मरेगा। तुम राक्षस हो। नताशा ने अपनी पूरी ताकत जुटाकर लुसियल पर जमकर हमला किया। अपने ही बेटे से अपनी हत्या करवाने के बजाय वह लुसियल के हाथों मरना पसंद करती। वह अब भी उसकी मां थी, भला वह फेलिक्स को अपनी ही मां की हत्या का बोझ उठाने की अनुमति कैसे दे सकती थी? ल्यूसियल ने नाक सिकोड़ी, लेकिन वह अपनी जगह से हिला नहीं। नताशा ने अपने पति का सिर काटने के इरादे से हवा में एक चाप बनाया। हालांकि इससे पहले कि उसका खंजर उसके सिर को छू पाता, एक तलवार की धार उसके सीने को भेद गई। नताशा ने अविश्वास से अपनी छाती पर लगे ब्लेड को देखा, फिर अपने पति के चेहरे की ओर देखा जो उसे तिरस्कार भरी नजरों से देख रहा था। उसे पीछे मुड़कर देखने की भी जरूरत नहीं थी, वह जान सकती थी कि उसकी पीठ में छुरा घोंपने वाला कौन है। भला वह कैसे नहीं जान सकती थी? जब वह जमीन पर गिरी तो उसकी आंखों से फूट फूट कर आंसू बहने लगे। पापा, मैंने वही किया जो आपने कहा था, फेलिक्स हकलाते हुए बोला। मैंने मां को मार डाला। यही तो आप चाहते हैं, है ना? ल्यूसियल ने अपने बेटे को हल्के से सिर हिलाकर कहा, अच्छा, तुमने अच्छा किया, फेलिक्स। फेलिक्स मुस्कुराना चाहता था, लेकिन अपनी मरती हुई मां को देखकर उसके चेहरे पर दर्द के भाव उभर आए। नताशा को अपने पति की क्रूरता का अंदाजा नहीं था क्योंकि उसने कभी उसका ये रूप नहीं देखा था। लेकिन फेलिक्स को ये सब पता था। वह अपने पिता के साथ कुछ अभियानों में जा चुका था और अच्छी तरह समझता था कि उसके पिता किस प्रकार के व्यक्ति थे। यदि वह अपनी मां को मारने में जरा भी संकोच करता तो उसके पिता न केवल उसकी मां को मार डालते, बल्कि उसे भी मार डालते। यह उस दानव का चरित्र है जो बाकी सभी से श्रेष्ठ था, जिसने दानव महाद्वीप पर शासन किया। एकमात्र दानव स्वामी लुसियल हाल ग्रेमोरी। वह अभी भी जीवित है, लुसियल ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। उसे खत्म कर दो। हाँ, फेलिक्स ने उत्तर दिया। वह अपनी मां को कष्ट नहीं देना चाहता था, इसलिए इस बार उसने अपनी तलवार में जादुई शक्ति भरकर उसकी छाती में वार कर दिया। नताशा ने अपने बेटे को निहारते हुए कोई विरोध नहीं किया। जैसे जैसे उसके शरीर से जीवन का अंतिम अंश भी मिटता गया, उसे अपने किए पर पछतावा होता रहा। वह लुसियल की मुख्य पत्नी थी, उनके घर की मुखिया। उसकी स्थिति पहले से ही सुरक्षित थी, तो उसे एक मरणासन महिला की चिंता करने की क्या जरूरत थी? अगर उसने अप्रैल के खिलाफ साजिश न भी रची होती तो भी बौनी महिला ज्यादा से ज्यादा 2-3 साल ही जीवित रहती। वह खुली आंखों से पछतावे और अनिच्छा से मर गई। फेलिक्स अपनी मां के बगल में घुटनों के बल बैठकर सिसकियां लेने लगा। उसने अपनी हथेली उनकी आंखों पर रखी और उन्हें बंद कर दिया। अपनी जन्मदाता मां के लिए वह यही आखिरी काम कर सकता था। अपने बच्चों को गले लगाए बैठी अन्य महिलाएं भय से कांप उठीं। वे भी अप्रैल की मृत्यु में भागीदार थीं। यदि लुसियल वास्तव में इस मामले की जांच करे तो अप्रैल की सहभागिता होने के कारण उन्हें भी दंडित किया जाएगा। ल्यूसियल ने अपने पैरों के नीचे पड़ी मृत महिला को देखा। मृतकों के प्रति कोई सम्मान न दिखाते हुए उसने नताशा के शव को शिफॉन की ओर लात मारकर फेंक दिया। खाओ, लुसियल ने आदेश दिया। शिफॉन ने अपनी मां की हत्या करने वाली मृत महिला को गुस्से से देखा। हालांकि नताशा मर चुकी थी, फिर भी उसका गुस्सा कम नहीं हुआ, बल्कि बढ़ गया था।
गुलाबी बालों वाली लड़की ने गुस्से में लाश का हाथ काट लिया। उसने उसे ऐसे निगल लिया जैसे कोई जंगली जानवर अपने शिकार को दावत उड़ाता है। इसके बाद नताशा की बाह पर हमला हुआ, फिर उसके सिर पर। शिफॉन ने उसे क्रोध से निगल लिया। उसकी आंखें नफरत से चमक रही थीं और आंसू बारिश की तरह बह रहे थे। विलियम इस दृश्य को देखते हुए अपने दांत पीस रहा था। इस समय वह महज एक दर्शक था। वह कुछ भी करने में असमर्थ था क्योंकि वह जानता था कि यह घटना पहले ही घटित हो चुकी है। यह एक ऐसी स्मृति थी जिसे शिफॉन ने अपने दिल में गहराई से दफन कर रखा था। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था कि हॉट डेविल शिफॉन की इच्छाशक्ति को तोड़ने के लिए इन दर्दनाक यादों को सतह पर ला रहा था। बाहरी दुनिया में शिफॉन की छाती के ऊपर मंडराते हुए क्रिस्टल की चमक और भी बढ़ गई। यह विलियम के क्रिस्टल से बिल्कुल अलग था, जिसका क्रिस्टल निष्क्रिय अवस्था में था। हालांकि बूढ़ी औरत और 51वीं मंजिल के रक्षक को यह अजीब लगा, लेकिन उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उनका निशाना शिफॉन था, इसलिए विलियम के हॉट डेविल का जो भी हाल हो, उनमें से किसी को भी परवाह नहीं थी। शिफॉन के नताशा को खाना खिलाने के बाद लुसियल उसकी ओर बढ़ा और उसे एक पिल्ले की तरह गोद में उठा लिया। फिर वह अपनी बेटी को उस घर की ओर ले गया जहां अप्रैल रहती थी। संयोगवश अप्रैल की मृत्यु के आधे दिन बाद लुसियल वहां पहुंचा। उसके आने पर उसकी पत्नियां घबरा गईं, इसलिए उन्हें अप्रैल के शव को ठिकाने लगाने का समय नहीं मिला। उन्होंने अप्रैल को जमीन पर ही छोड़ दिया और उसके कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। उन्हें उम्मीद थी कि लुसियल उसे ढूंढने नहीं आएगा, इसलिए उन्होंने सब कुछ वैसे ही रहने दिया। उन्हें यह नहीं पता था कि लुसियल के पास अप्रैल का जीवन क्रिस्टल था। अप्रैल की मृत्यु होते ही दानव स्वामी अपने शिकार से वापस लौट आया। हालांकि उसने उसे इतने वर्षों तक अकेला छोड़ दिया था, फिर भी वह अंततः उसकी पहली प्रेमिका थी। अपने जीवन के पहले प्यार की मृत्यु के बाद कुछ भी महसूस न करना असंभव था। इसे खा जाओ, लुसियल ने शिफॉन को उसकी मां के जले हुए शव के पास गिराते हुए आदेश दिया। इसे राक्षसी महाद्वीप में दफनाया नहीं जा सकता क्योंकि इसका शरीर धरती को दूषित कर देगा। इसे खा जाओ ताकि इसके अवशेषों को फिर कभी कोई नुकसान न पहुंचा सके। शिफॉन ने अपनी प्यारी मां को देखा। वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई और शव को गले लगा लिया। कुछ ही क्षणों में उसकी सिसकियां कमरे में गूंज उठीं। ल्यूसियल चिढ़ गया और उसने उससे धमकी दी कि अगर उसने अप्रैल का शरीर नहीं खाया तो वह उसके शव के टुकड़े टुकड़े करवाकर मछलियों को खिलाने के लिए समुद्र में फेंक देगा। इस खतरे के चलते शिफॉन ने उसके आदेश का पालन करने का फैसला किया, लेकिन उसने अप्रैल को नताशा की तरह नहीं खाया। शिफॉन ने अपने होंठ खोले और नताशा के शरीर को अपने मुंह में खींच लिया। उसने चबाया नहीं, बल्कि अपनी मां के पूरे शरीर को निगल लिया। ये शिफॉन की सबसे दुखद यादों में से एक थी, और वह शैतान जो धीरे धीरे उसके दिल को भ्रष्ट कर रहा था, जोर से हंस पड़ा। यह उसकी निराशा, पीड़ा, उदासी, अकेलेपन और भय पर पनपता था। जैसे ही शिफॉन ने अपनी मां को खाना समाप्त किया, उसके आसपास का दृश्य बदल गया। वह खुद को एक जानी पहचानी जगह पर पाकर भीड़ के बीचों बीच खड़ी लाल बालों वाली किशोरी को घूरने लगी। शिफॉन की आंखें थोड़ी बेजान सी हो गईं, मानो उसकी कुछ यादें उससे छीन ली गई हों। छोटी बच्ची को ऐसा महसूस हो रहा था कि वह उस युवक को जानती है, लेकिन उसने अपनी यादों में कितना भी जोर लगाया, उसे उसका नाम याद नहीं आ रहा था। बाहरी दुनिया में एक चटकने की आवाज सुनाई दी। शिफॉन की छाती के ऊपर मंडरा रहे लाल क्रिस्टल में एक छोटी सी दरार दिखाई दी। यह इस बात का संकेत था कि उसका दिल जल्द ही अपनी सीमा तक पहुंचने वाला है, और जब ऐसा होगा तो उसकी चेतना और उसकी सभी यादें भी पूरी तरह से मिट जाएंगी। आगे की कहानी सुनाने के लिए AM स्टोरी वर्ल्ड सब्सक्राइब करो।